हाँ प्लीज। ये लिख के आए हो? ये लिख लिया सबने? डन। प्लीज शांत सामने देखिए एक बार। मेनली हमारे पास में रेजिडेंशियल स्टेटस पे हमारी डिस्कशन काफी ज्यादा हुआ था कल। जो कल बातें पड़ी थी वो भी एक बार कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले मैंने 2 इलस्ट्रेशंस दिए थे। इलस्ट्रेशन 1 दिया था और इलस्ट्रेशन 2 दिया था। हो गया वो आपका? कौन कौन करके आया है? 1 2 3। ये तो 11 बजे नहीं दिए रात में, ठीक है? हाँ, बाकी लोग कौन कौन नहीं करके आया एक बार वापस हाथ ऊपर करना, जो नहीं करके आए अब, ठीक है? नहीं करके आए, एक अच्छे से हाथ ऊपर। प्राइड मूवमेंट आपके लिए, अच्छे से हाथ ऊपर करो। नहीं करके आए हो भाई? ऐसा शांत, ऐसा कोई जिसने पढ़ा और समझ में ना आया हो? ऐसा कोई हो जो जिसने पढ़ा इलस्ट्रेशन समझ ना आया हो? चलो जी, मतलब समझ गया मैं। आओ, ठीक है? निकम्मे भर रहे हैं भाई धीरे धीरे, ठीक है ना? धीरे धीरे। पहली क्लास में जब होमवर्क किया तो 2-4 बच्चों के हाथ ऊपर हुए, अब आधी क्लास हो गई है। अगले चैप्टर तक पहुंचते पहुंचते पूरी क्लास, ठीक है? एक आध बच्चा बोलेगा मैं करके आया हूँ, ठीक है? बाकी सब बोलेंगे हाँ मेरा तो रह गया। भाई सुधर जाओ, कल संडे का टाइम आपको मिलेगा तो प्लीज मैं ये उम्मीद करूंगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस का जो मुश्किल पार्ट था वो हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। मतलब जिसमें हमें समझने में चीजों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वहां तक का पार्ट आपका डन है। अब जो पार्ट है वो इतना मुश्किल नहीं है, आसान भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो अभी तक पढ़ा है, ठीक है, वो आपको कितना याद है, कितना आपको आता है, ठीक है? वो एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं। 2 चैप्टर हमारे ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, ठीक है? एक आध क्लास और लगेगी, जिसके बाद मेनली रेजिडेंशियल स्टेटस भी आपका डन हो जाएगा। जिसके बाद थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि इनकम टैक्स आसान है, मुश्किल है, किस वे में इनकम टैक्स चल रहा है, कैसे प्रोविजंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, अभी जो रिसेंटली अटेम्प्ट हुआ है उसका कैसा क्वेश्चन था, वो भी हम डिस्कस करेंगे जैसे ही एक बार हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करके चलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक का जितना पढ़ रहे हो वो भी आप रिवाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देखिए, मेरे लिए भी चीज आसान रहेगी रिवाइज करवाने के लिए जब जब मेनली हमारे पास में आप थोड़ा सा रिवीजन करके आ रहे होंगे और कंटेंट एक बार थोड़ा कम होगा। जैसे मान लो अभी मैं एक चैप्टर और पढ़ा देता हूं आपको यहाँ से, हाउस प्रॉपर्टी। जब हम अगला हेड में पहुंचेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी जब जैसे ही हमने पढ़ लिया, तो अगर हम उसको एक क्लास में सम अप करना बैठे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बेसिक वाला पार्ट और मेनली आपका रेजिडेंशियल का जितना पार्ट हमने अभी पढ़ा है, इसको हम सम अप कर सकते हैं और डिटेल में सम अप कर सकते हैं। मेनली ऐसा नहीं है कि मैं एक आध पॉइंट ही डिस्कस करूंगा और फिर आगे बढ़ गया, डिटेल में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। मैं दोनों टॉपिक्स, बेसिक्स वाले भी और जो मेनली मेरा यहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया रेजिडेंशियल में जितना पार्ट, ठीक है, वो मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों का काम इतना ही है कि थोड़ा सुनना और साथ साथ में देख के चलना, ट्राई करना। जहां मैं गलत हूं वहीं आप बोलो, ठीक है? अदरवाइज मत बोलना, ठीक है? अदरवाइज मत बोलना। अगर मैं गलत हूं तो ही आप बोलना, ठीक है? अदरवाइज अपने माइंड में रिकॉल करते हुए चलना कि हाँ इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इस तरीके से सारी चीजें थी। ध्यान रखना, माइंड में रिकॉल करते हुए चलना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप मत बोलना, बिकॉज आप बोलोगे ना तो रिकॉर्डिंग में फिर आवाज नहीं आएगी सही से, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। तो प्लीज ध्यान से, बहुत बच्चों के लिए रिकॉर्डिंग जो है वो काम इसलिए भी आएंगी क्योंकि 10 दिन 15 दिन बाद में आप जब भूल चुके होंगे तो आपके लिए एक असेट बन जाएगा कि हाँ जी मैं यहां से पढ़ लूं ताकि मेरे क्वेश्चंस हो जाएं। तो सिंपली प्लीज हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे और जो बातें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ी थी शुरुआत से एकदम, जहां पे हम इनकम टैक्स के बारे में जान रहे थे सबसे पहले, वहीं से बातचीत करके चलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्लीज एक बार सामने देख लीजिए सब लोग। हाँ, आपको बस एक ही चीज देख के बुरा लगेगा कि ये इनकम टैक्स इतना बड़ा होने के बावजूद भी कितने नंबर का? 50 नंबर का, बताओ, ठीक है? ये तो नाइंसाफी है। आओ जी, चलिए प्लीज ध्यान से। मेनली 2 टॉपिक्स, रेजिडेंशियल स्टेटस और बेसिक कॉन्सेप्ट हम रिवाइज करने जा रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के वो सारे पार्ट्स जो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और वो सारे पार्ट्स जिनको हमें ध्यान में रख के चलना है बाकी सब चैप्टर्स पढ़ते वक्त, वो सारे पार्ट्स अभी हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमारे लिए आता है कि भाई सब टैक्स होता क्या है? तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि चार्ज किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा
ताकि आप जो है उस सोसाइटी में, उस कंट्री की सोसाइटीज में जहां आप रह रहे हो, उसकी एक कॉस्ट ऑफ लिविंग के तौर पे कुछ पेमेंट गवर्नमेंट को कर सको। हम जब बात करते हैं टैक्स की तो दिमाग में दो चीजें आती हैं, पहला कि भाई ये टैक्स लगाने की पावर गवर्नमेंट को दी किसने, और फिर दूसरी बात ये आती है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है हम पे टैक्स लगा सकती है। तो भैया दोनों बातों का आंसर सिंपली ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी, और दोनों गवर्नमेंट्स को, दोनों मतलब इन द सेंस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये पावर दी गई कि आप टैक्स लगा सकते हो। बट अलग अलग टाइप के, अलग अलग वेराइटीज ऑफ टैक्स जो है वो अलग अलग गवर्नमेंट को लगाने के लिए पावर दी गई। वैसे ही हमारे लिए यहाँ पे आर्टिकल 265 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और एंट्री नंबर 82 के अंदर ये पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, यूनियन लिस्ट के थ्रू ये पावर मिलती है एंट्री नंबर 82 से। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो क्या लगा सकते हैं, इनकम टैक्स लगा सकते हैं एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। सब पे टैक्स लगा सकते हैं, किसको छोड़ करके? एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ करके। इवन आप लॉ बनाओ, कानून बनाओ, कुछ भी बनाओ और टैक्स लगाओ, आप सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकते। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, और टाइम टू टाइम बेसिकली गवर्नमेंट जो है इसके हिसाब से अपने जो टैक्स सिस्टम है वो अपडेट करके चल रहे होते हैं। अब बात ये आती है कि हमें जो पढ़ना है वो डायरेक्ट टैक्स पढ़ना है, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है क्या? डायरेक्टली अगर कोई टैक्स आपकी इनकम में चार्ज किया जाए तो वो कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स हो गया। अगर आपके एक्सपेंडिचर पे कोई टैक्स चार्ज किया जाए तो वो कौन सा टैक्स हो गया? मेनली आपका इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो अगर आपकी इनकम पे कोई टैक्स चार्ज किया जा रहा है कि ज्यादा इनकम कमाओगे ज्यादा टैक्स, तो आपके लिए वो इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर्स पे कि ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे तो मेनली आपका ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ये फिर आपके लिए कौन सा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, जहां पे इनडायरेक्टली आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, डायरेक्टली आपसे इनकम के बेसिस पे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। फिर हमने कुछ बहुत कॉमन बात करी कि टैक्स लगता किस पे, तो हमने कहा कि कोई भी पर्सन होगा तो उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। पर्सन के अंदर हमारे पास में कौन कौन से लोग आ रहे थे वो हमें ध्यान में रख करके चलना है। सबसे पहले जो लोग आते हैं उसमें इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, AOP BOI हो गया मेनली आपके पास में, फिर कुछ लोकल अथॉरिटी, LLP वगैरह, फर्म्स वगैरह, कंपनी, और लास्ट में अगर कोई बच गया जो कहीं कवर नहीं हो पाया उसको हमने एक नाम दे दिया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और इसके बाद जब बात की गई तो इन सबको एक नाम दिया गया, कॉमन नाम, जिसके नाम से हम जाने गए मेनली असेसी। इन सारे पर्संस को हम कॉमनली जान के चलेंगे असेसी। इस असेसी की इनकम को कैलकुलेट करना, उस इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना, और फिर जो टैक्स आएगा मेनली वो टैक्स असेसी का सही है या नहीं है, ये सारे पूरे प्रोसेस को हम बोल करके चलते हैं असेसमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? मेनली आपका असेसमेंट ऑफ इनकम कंसीडर करते हैं। जितने असेसीज हैं सबके लिए अलग अलग असेसमेंट के रूल्स होते हैं। इंडिविजुअल के लिए अलग है मेनली, वैसे ही फर्म्स के लिए अलग है और कंपनीज के लिए अलग है। ये हमने देखा भी था कि रेट्स भी सबके लिए अलग अलग है, वैसे ही कॉम्पिटिशन के रूल्स भी सबके लिए अलग अलग है। कंपनी के लिए अलग रूल्स हैं, AOP BOI वगैरह, इंडिविजुअल वगैरह हो गए, इनके लिए सिमिलर टाइप के रूल्स हैं। वैसे ही फर्म्स के, LLP के, इनके अपने डिफरेंट रूल्स हैं इनकम कैलकुलेट करने के लिए। जब बात आती है इनकम टैक्स लगाने की तो एक बार में, जैसे अकाउंटिंग के अंदर हम एक बार में एक ही साल की अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ही हम टैक्स के अंदर भी एक बार में एक ही साल की इनकम कैलकुलेट करते हैं, और उसी इनकम पे क्या फिर बेसिकली लगाया जाता है? टैक्स लगाया जाता है। अब बात यह आती है कि एक साल कौन सा? हमारे लिए जो रेलिवेंट ईयर है वो है 23-24। ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से जो शुरू होगा और अब खत्म होने वाला है जहां पे, कहां पे? 31 मार्च 2024 को। ये हमारे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हो गया, और इस रेलिवेंट प्रीवियस ईयर की कोई भी इनकम है उसको असेस किया जाएगा मेनली हमारे असेसमेंट ईयर के अंदर। और ये जो असेसमेंट ईयर है ये क्या होता है? मेनली प्रीवियस ईयर के जस्ट नेक्स्ट ईयर जो होता है उसको क्या बोला जाता है? आपका असेसमेंट ईयर बोला जाता है। प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट ईयर कौन सा हो गया? मेनली 24-25। हमारे लिए असेसमेंट ईयर 24-25 हो गया, जो कि शुरू होगा कब से? 1 अप्रैल 2024 से, और खत्म कब होगा? मेनली 31 मार्च 2025 को। अब इंपॉर्टेंट बात की आती है कि ये जो इनकम है ना, मेरी इनकम जो है मेरी बेसिकली कब की? 23-24 की। इस इनकम को असेस किया जाएगा और इसी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा कब? 24-25 के अंदर। ठीक है जी, डन। ये हमारी कुछ बेसिक बातें होती हैं जो हमने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर से रिलेटेड यहाँ पे करी। असेसी क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड यहाँ पे हमने करी। अब बात आती है कि इनकम टैक्स में हमें पढ़ना क्या है, तो इनकम टैक्स में जो किताब दी है वो पढ़नी है? नहीं। ठीक है, मेनली आपको 5 चीजें पढ़नी है। कौन कौन सी 5 चीजें पढ़नी है जो इनकम टैक्स के अंदर हमारे पास आती है? पहला तो एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962।
1 अप्रैल 1962 से एप्लीकेबल होता है इंडिया के अंदर। अच्छा, उससे पहले क्या इनकम टैक्स नहीं लिया जाता था? लिया जाता था, लेकिन बनाए हुए कानून कौन से थे? अंग्रेजों के जो बनाए हुए कानून थे उसके अकॉर्डिंग लिया जाता था। जैसे आज भी आपको पता है एक कानून हम वही फॉलो कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाम सुना है ना? कब, कौन से ईयर में बना हुआ है? 1872 के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपडेट हुआ क्या? कभी नहीं। तो क्या 1872 के अंदर हम मेनली इंडिपेंडेंट थे क्या? नहीं। आपका बेसिकली 1947 के बाद जो लॉ बने वो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी के अंडर लॉ बनाए गए वो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाए गए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने मेनली अप्रूव कर दिया या फिर मेनली एक तरीके से ये मान लीजिए अडॉप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कि जो वहां पे लिखा है वही सारी बातें हम मान लेंगे। चलिए, इसके बाद हमारे पास में दूसरी बात आती है, इनकम टैक्स एक्ट तो पढ़ना ही पड़ता है 1961। हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है वो भी हमें पढ़ करके चलना है। फाइनेंस एक्ट हमारे लिए कौन सा एप्लीकेबल है? 2023, मतलब पिछले साल जो बजट आया था वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट बात आती है वो आती है किससे रिलेटेड, कोई बताएगा? हाँ, मेनली रूल्स पढ़ने होते हैं हमें इनकम टैक्स के, और फिर आता है मेनली सर्कुलर्स एंड रूल्स जो होते हैं वो कौन बनाता है? सीबीडीटी, ठीक है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रूल्स बनाते हैं। और मेनली नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो सर्कुलर्स भी डिपार्टमेंट ही इशू करता है, डिपार्टमेंट मतलब सीबीडीटी ही इशू करता है, बट ये जो डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किए गए सर्कुलर्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ बाइंडिंग होते हैं किस पे? डिपार्टमेंट पे। किस पे बाइंडिंग नहीं होते हैं? असेसी पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। इसके बाद हमारे पास में जो बात आती है नोटिफिकेशंस पे, नोटिफिकेशंस पे जो बात आती है, नोटिफिकेशन सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के लिए निकाली जाती हैं, जैसे डेट एक्सटेंड हो गई है या फिर टैक्स पे करने का टाइम जो है वो बढ़ा दिया गया है या फिर मेनली कोई अपडेट जो है वो इस दिन से एप्लीकेबल होगी, इस तरीके की चीजें जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू इन्फॉर्म किया जाता है। जैसे आप लोगों का एग्जाम होने वाला है तो उस एग्जाम कब होगा, किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा, उसके लिए आईसीआई क्या जनरेट करता है? एक नोटिफिकेशन जनरेट करता है। अब नोटिफिकेशन सबको फॉलो करना है? जी हाँ, असेसी को भी फॉलो करना है और डिपार्टमेंट को भी फॉलो करना है। लास्ट में मेनली इसके बाद हमारे पास में आते हैं क्या? केस लॉज। केस लॉज हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल में हम पढ़ करके चलेंगे, बट केस लॉ का मतलब क्या होता है वो मैं बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ डिसीजंस होते हैं इनकम टैक्स के रिगार्डिंग, उन डिसीजंस को भी हमें कंसीडर करना होता है जब हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे होते हैं। तब इन सारी चीजों से रिलेटेड डिस्कशन करने के बाद में हम बेसिकली आगे बढ़े थे, जहां पे हमने ये बात करी थी फाइनेंस एक्ट में भी 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट रेट ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बताता है, जिसमें ओल्ड टैक्स रिजाइम लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेनली आपका ओल्ड टैक्स रिजाइम के रेट लिखे हुए हैं। कौन से रिजाइम के? ओल्ड टैक्स रिजाइम के रेट आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो ये मेरा पास में आपके पास में जो फाइनेंस एक्ट है इसके अंदर ओल्ड टैक्स रिजाइम, इसीलिए आपको पता है ना, तो सेक्शन नहीं पढ़ा हमने ओल्ड टैक्स रिजाइम का। क्यों? क्योंकि वो कहां नहीं लिखा हुआ? इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखा हुआ, वो मेनली आपके हर साल जो फाइनेंस एक्ट आता है उसके अंदर लिखा हुआ है। न्यू टैक्स रिजाइम को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया। कौन से सेक्शन में? 115 बीएससी। चलिए जी, इसके बाद आपके रेट ऑफ टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के जो रेट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड होते हैं। सैलरी की इनकम पे किस तरीके से टैक्स लगाया जाएगा वो पार्ट 3 में मेंशन्ड होता है, और एग्रीकल्चर इनकम को किस तरीके से एग्जेम्प्ट करवाना है वो भी कहां मेंशन्ड है? आपके पार्ट 4 में। और ये अब आई थिंक सबको पता होगा कि एग्रीकल्चर इनकम प्योरली एग्जेम्प्ट नहीं होती है। अगर आप एग्रीकल्चर और किसी और सोर्स से भी इनकम कमा रहे हो और उस पे टैक्स कैसे लगाना है, ये कौन से पार्ट में लिखा हुआ है? फाइनेंस एक्ट के पार्ट 4 पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले अब जब पार्ट 4 पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है एग्रीकल्चर इनकम पे तो टैक्स लग ही नहीं रहा है, लेकिन पार्ट 4 में उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर इनकम को किस तरीके से आपको एग्जेम्प्ट करवाना है। आप प्योरली ऐसा नहीं बोल सकते सीधा सीधा ये इनकम तो मेरी एग्जेम्प्ट हो गई। अगर आपके किसी और सोर्स से भी इनकम है तो फिर अलग तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ये बातें करने के बाद में हमारे पास में बात ये आई कि जब इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो इनकम का मतलब क्या, ठीक है, इनकम किसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो अब जब जनरल हम अकाउंटिंग के टर्म से बात करें तो हमारे पास में रिसिप्ट ऑफ मनी के बहुत सारे केसेस हो सकते थे। पैसा हम कमा रहे थे तो हो सकता है गुड्स बेच के हम पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है हमें कोई रेंट रिसीव हो रहा हो, कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा हो सकता है हमने लोन लिया तो भी हमारे पास में पैसे आ रहे हैं। तो पैसे आने का या रिसीव होने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर। अल्टीमेटली सबको इनकम नहीं माना जा सकता और सब पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमने इसको 2 ग्रुप्स में अलग अलग बांटा कि कुछ होती है कैपिटल रिसिप्ट्स और कुछ होती है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज ऑलवेज इनकम, ठीक है ना, वो हमेशा क्या रहेंगी? इनकम रहेगी। और हर रेवेन्यू रिसिप्ट पे क्या लगाया जाएगा? आपका टैक्स लगाया जाएगा और उसको इनकम मान लिया जाएगा। लेकिन जब बात आती है कैपिटल रिसिप्ट की तो कैपिटल रिसिप्ट्स इनकम नहीं होती है। जनरल बात यही बोली गई कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या नहीं होती है? इनकम नहीं होती है, और सारी की जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। बट आपको यह समझना है कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी थी। एक्सेप्शंस में क्या आता है कैपिटल रिसिप्ट के अंदर? कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके अगर आप कोई पैसा कमाते हो तो उस पे टैक्स लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा? बिल्कुल लगाया जाएगा। कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके अगर आप कोई पैसा कमाते हो तो उस पे टैक्स लगाया जाएगा। गिफ्ट अगर आपके पास में आ रहा है तो उस पे क्या लगाया जाएगा? टैक्स लगाया जाएगा। लॉटरी, ठीक है, क्रॉसवर्ड पजल, ठीक है, जिसको हम कैजुअल इनकम के नाम से कॉमनली जानते हैं। अब ये मेरी रेगुलर इनकम तो है नहीं,
और रेगुलर इनकम नहीं है, इसलिए मेरे लिए कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट होने के बावजूद भी हम इस पे क्या लगा करके चलेंगे, टैक्स लगा करके चलेंगे। केबीसी से अगर मैंने कुछ इनाम जीत लिया तो वो यहाँ पे कवर होगा, जी हाँ, वो भी यहाँ पे आपका कवर हो रहा होगा। डन। ये कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का डिस्कशन होने के बाद में, अच्छा गिफ्ट भी यहाँ पे आ रहा था या नहीं आ रहा था? बिल्कुल, गिफ्ट भी हमारे लिए यहाँ पे आ जाता है। इलीगल इनकम या लीगल इनकम पे इससे रिलेटेड भी हमारा कुछ डिस्कशन हुआ था। आप ये बोल करके कि भाई मेरी इनकम इलीगल सोर्स से आई है, आप उस पे टैक्स ना भरो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मींस आपको अगर इलीगल सोर्स से भी आपने इनकम कमाई है तो उस पे आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आप चाहे गांजा बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना, अगर एक्सपेंस कोई भी इलीगल सोर्स के लिए आपने मेनली खर्चा किया है तो वो खर्चा फिर हम आपको आपके प्रॉफिट में से माइनस करने नहीं देंगे, ठीक है। इलीगल तरीके से कमाई हुई इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन इलीगल तरीके के लिए अगर कोई खर्चा किया गया है, इलीगल सोर्स के लिए अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने किया है तो वो हम आपको अलाउ नहीं करवाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद हमने जब बात आगे करी तो हमारी बात ये आती है कि किस तरीके से इनकम कैलकुलेट करेंगे, वो मेजर बात आती है। और फिर उस इनकम पे टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उस तरफ हम मूव करते हैं। तो देयर आर 5 स्टेप्स जो हमने शुरुआत में पढ़े थे, उन 5 स्टेप्स को मैं डिस्कस करता हूं ध्यान से। 5 स्टेप्स हमारे पास में थे क्या? सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि किसी की इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले कैलकुलेट करो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस आई थिंक पता है, आर रेजिडेंट होगा, आरओआर होगा, आरएनओआर होगा या एनआर होगा, ठीक है। ये सब पहले आप कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके देखना कि उसकी कौन सी इनकम पे टैक्स आप लगा सकते हो। उसके बाद जो है वो सेकंड स्टेप आता है कि भैया अलग अलग हेड्स में उसके इनकम को क्लासिफाई करवाओ, ठीक है। कौन सी इनकम सैलरी से है, कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से है, कौन सी इनकम बिजनेस से है, पीजीबीपी से है, कौन सी इनकम कैपिटल गेन से, और कौन सी इनकम जो है वो मेनली अदर सोर्सेज पे है। आप मेरे को कुछ एग्जांपल दोगे? खास करके मैं बात करता हूं सैलरी की हेड के अंदर, तो कुछ एग्जांपल हो ही नहीं सकता। क्या होगा? सिर्फ सैलरी से कमाई होगी। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है? रेंटल इनकम, ठीक है ना। पीजीबीपी का मतलब क्या हुआ? मेनली गुड्स बेच करके करवा रहे हो बिजनेस में, प्रोफेशन से कोई फीस कमा रहे हो तो वो आपका पीजीबीपी में आ गया। कैपिटल गेन्स में कहां आएंगे? 2-3 चीजें बता दो एटलीस्ट। आपने कोई लैंड बिल्डिंग बेच दिया, ठीक है, आपने कोई ज्वेलरी सेल कर दी, आपने कोई शेयर्स बेच दिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपके कहां पहुंच जाएंगे? कैपिटल गेन्स में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 5वां हेड अदर सोर्सेज में बताओ, कुछ बताओ, 2-4-5 चीजें। इंटरेस्ट की इनकम कहां टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज में। डिविडेंड की इनकम कहां टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कोई रेंट आपको रिसीव हो रहा हो तो वो भी कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। तो ये कुछ हमारे लिए मेनली चीजें आ गई जो आपको अदर सोर्सेज में, जिन पे क्या दे करके चलना है? टैक्स दे करके चलना है। एमपी एमएलएज की सैलरी जो है वो कहां टैक्सेबल होगी? मैं और बता रहा हूं आपको, एमपी एमएलएज की जो सैलरी है वो कहां टैक्सेबल होगी? मेनली अदर सोर्सेज में। वो सैलरी के हेड में नहीं होगी? नहीं जी, सैलरी के हेड में नहीं होगी। और जब आप सैलरी के हेड में पढ़ोगे तो आपको जेन्युइन लगेगा कि हाँ जी सही है, सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं करना चाहिए एमपी और एमएलएज की सैलरी को। इसके बाद में हमारे पास में ये होते हैं 5 हेड में अलग अलग इनकम्स आपने क्लासिफाई करी, जो दूसरा स्टेप था। इसके बाद तीसरा स्टेप आता है, इन सारे हेड्स की इनकम को कैलकुलेट करो और फिर क्या कर दो? मर्ज कर दो, कलेक्टिव कर दो, एक साथ ले आओ, इंटीग्रेट कर दो। जैसे ही आपने इंटीग्रेट कर दिया, इसके बाद आप अगर किसी और पर्सन की इनकम इस इनकम में जोड़ना चाहते हो, जिसको हमने एक नाम दिया था क्लबिंग, अगर क्लबिंग करना चाहते हो तो वो क्लबिंग करवा दो। और फिर लास्ट के अंदर मेनली आपको अगर कोई पुराने लॉसेस वगैरह हैं, कुछ लॉस सेट ऑफ करवाना है तो वो लॉस क्या करवा दो? यहां पे सेट ऑफ करवा दीजिए। देन फिर आपके पास में जो निकल करके आएगा यहां से, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकल करके आएगी मेरे पास में? यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको हम शॉर्ट में जीटीआई के नाम से भी जान सकते हैं, जो मैं काफी ज्यादा मेनली यूज करूंगा जीटीआई वर्ड, तो मैं इसको शॉर्ट में जीटीआई के नाम से भी यहाँ पे जान सकता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये बेसिकली हमने थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा पढ़ा था, जिसको आपको याद रखने की जरूरत है जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ो और उससे रिलेटेड जब आगे बातें आए तो। अब बातें आती हैं कि ठीक है जी ये तो ठीक है, लेकिन अब ये टैक्स लगेगा कैसे? इनकम तो कैलकुलेट कर लिया, अब उस इनकम पे ये टैक्स लगेगा कैसे और किस रेट से लगेगा ये बताओ। रेट याद है? स्लैब रेट्स, ठीक है ना। और इंडिविजुअल के अलग, फर्म के अलग, एचयूएफ का अलग है क्या? नहीं, 5 लोगों का सेम स्लैब रेट्स था। लेकिन स्लैब रेट्स स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक बात ये कि कुछ
कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स आए हैं और वो इसी बार से आए हैं, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, इसी बार से मतलब फाइनेंस एक्ट 2023 ने ही उसको क्या करवाया, मेनली इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स जो है वो एक ऑप्शन की तरह होता था और जिस ऑप्शन को कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन अब ये डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मेनली डिफॉल्ट, मतलब अगर आप कोई भी टैक्स रिजाइम ऑप्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली कौन सी टैक्स रिजाइम आ जाएगी आपके लिए? न्यू टैक्स रिजाइम, जो कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स के हिसाब से आपकी बनती है। तो आप ध्यान से आपको ये समझ करके चलना है। कंसेशनल टैक्स रिजाइम के केस में सबसे पहले हम बात करेंगे इन 5 एसएससीज के लिए, इन 5 पर्संस के लिए। ये 5 पर्संस कौन है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो। ध्यान रखना आप ये बात, ठीक है। चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, सबके लिए एक ही रेट ऑफ टैक्स है। मेनली सबके लिए स्लैब रेट्स जो है वो सेम ही है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे फिर नॉन रेजिडेंट हो। चलिए जी, सबसे पहले हम बात करते हैं 115 बीएसी न्यू टैक्स रिजाइम, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम, जिसको हमें कंसीडर करके चलना है। डिफॉल्ट मतलब यही आपके लिए ऑप्शन, दूसरी ऑप्शनल होगी, ये आपके लिए डिफॉल्ट रहेगी। आपको इसी को यूज करना है। अगर आप कुछ भी ऑप्ट नहीं करते हो तो आपके लिए ऑटोमेटिकली न्यू टैक्स रिजाइम ऑप्ट हो जाएगी। डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम जिसको हम डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम जिसको हम न्यू टैक्स रिजाइम के नाम से भी जानते हैं, सेक्शन 115 बीएसी के हिसाब से इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और मेनली आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए रेट्स मेनली जो स्लैब रेट्स बनते हैं वो इस तरीके से हैं। 0 से 3 लाख नील, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 मेनली 15%, ठीक है, और 12 से 15 20% और 15 से ऊपर 30%। जितना ये टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा इसको लास्ट में इंक्रीज करवा दिया जाएगा 4% के सेस से, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस से इंक्रीज करवा दिया जाएगा। सेस जो लगता है वो इनकम पे नहीं लगता, वो किस पे लगता है? टैक्स पे लगता है। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। लेकिन जब बात यहां पे ये आती है कि मेरी जो ये इनकम टैक्स स्लैब है, इस केस में हमें कुछ रिबेट्स भी दी जाती है, कुछ बेनिफिट्स भी दी जाती है, और न्यू टैक्स स्लैब के अंदर बेनिफिट 87A के अंदर आपको दिया जाता है। और वो बेनिफिट ये है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको रिबेट अलाउ करवा देंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने रुपए की? 25,000। या तो आपका टैक्स अमाउंट या 25,000, दोनों में से जो भी क्या है? लोअर है। दोनों में से जो भी लोअर है उसकी आपको टैक्स रिबेट क्या करवा दी जाएगी? अलाउ करवाती जाएगी। तो भाई बीच बीच में पानी पीते रहना, सो मत जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोलने से मना किया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो नेचुरल प्रोसेस है, जैसे खाना खाते हैं, ठीक है, थोड़ी देर ऐसे बैठते हैं हम, फिर धीरे धीरे हाथ ऐसे आता है, फिर आंखें नीचे होती है, ऐसे ऐसे होने लगता है, ठीक है। तो वो आपकी जितनी कमर सीधी रहेगी, जितनी गर्दन सीधी रहेगी, उतनी नींद कम आएगी आपको, ठीक है। चलिए जी, प्लीज ध्यान से। क्या कह रहा है? तो सुबह की क्लास में भी आके सोता होगा ना, सबसे पहले लॉ की क्लास में नींद आ जाती है ना, इसीलिए यहाँ पे आगे बैठा कर तू, और ये चश्मा हटा के बैठा कर। दिखाई देता है तेरे को ऐसे बिना चश्मे के? हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से। 87A की रिबेट है हमें, और 87A की रिबेट कितनी मिलेगी हमें? 25,000 या टैक्स अमाउंट विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा उसकी रिबेट आपको अलाउ करवा दी जाएगी। चलिए जी, डन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास में बात ही आती है कि जी हमें ऑप्शनल टैक्स रिजाइम भी मिलता है एक, ठीक है। ऑप्शनल मतलब जिसको हम ओल्ड भी बोल सकते हैं, नॉर्मल टैक्स रिजाइम भी बोल सकते हैं। देखो 3 नाम, ठीक है। क्या बोला? ओल्ड टैक्स रिजाइम, ठीक है ना, और ऑप्शनल टैक्स रिजाइम, और नॉर्मल टैक्स रिजाइम जो हमारा है नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो आपका टैक्स बनता है वो। तो इन तीनों में से किसी भी नाम से आप जान सकते हो। और यही 5 एसएससी कौन कौन से? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन पांचों के लिए होता है आपका ये स्लैब रेट्स भी, और चाहे नॉन रेजिडेंट है चाहे फिर रेजिडेंट है, सबके लिए स्लैब रेट जो है वो सेम है। अब बात ये आती है कि ये जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होता है उसका क्या मेनली कितने % ऑफ टैक्स है? तो सबसे पहले 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, और 5 से 10 लाख तक 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट रहेगा। आपको यहां पे भी 87A की रिबेट अलाउ की जाएगी अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, तो जहां पे टैक्स अमाउंट और 12,500 में से विचएवर इज लोअर, उसके आपको क्या दे दी जाएगी? रिबेट दे दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट बात आती है, और वो मेनली आपकी रिलेटेड है यहाँ पे सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन से, ठीक है ना। सीनियर सिटीजन कौन? जो 60 साल या उससे ज्यादा है, और ये सुपर या वेरी सीनियर सिटीजन कौन होंगे? जो 80 या उससे ज्यादा है। तो जो लोग 60 साल से ज्यादा हैं, जो लोग 60 साल से ज्यादा हैं, उनके लिए हमारे पास में ये बोला जाता है, जो लोग हमारे 60 ईयर्स से ज्यादा की एज वाले हैं, ये कहां गया ओल्ड टैक्स रिजाइम?
ये रहा, ठीक है। डिफॉल्ट टेक्स्ट डिजाइन मेनली अगर आप नहीं करोगे आप, ये तो सरचार्ज का आ गया, ओल्ड टेक्स्ट डिजाइन का ये रहा, तो क्वेश्चन हो गए। हाँ ये रहा मेनली सीनियर सिटीजन अगर 60 इयर्स या उससे ज्यादा के हैं तो ये जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है 2.5 लाख की, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 3 लाख की हो जाएगी, ठीक है। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है तो फिर ये कितनी हो जाएगी, 5 लाख। सिर्फ पहली वाली लिमिट ही चेंज होगी, ध्यान रखना, सिर्फ पहली वाली लिमिट चेंज होगी, आपकी आगे रेट्स जो है वो क्या है, एज इट इज है, सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इट मीन 0 to 3 लाख नील, ठीक है, 3 लाख to 5 लाख 5%, 5 लाख to 10 लाख 20%, और अबाउट 10 लाख 30%। अब जैसे मान लीजिए किसी की इनकम जो है वो 10 लाख से ऊपर है, तो आप क्या करते हो, 10 लाख तक 1,12,500 और 10 लाख से ऊपर जो भी बनता है उस पर 30% निकालते हो, डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हो। लेकिन ध्यान रखना जब सीनियर सिटीजन के केस में आप आओगे तो फिर वो 1,12,500 नहीं रहेगा, 1,10,000 हो जाएगा। सुपर सीनियर सिटीजन में आओगे तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपके माइंड में रहेंगी तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जितनी चीजें माइंड में रहेंगी उतना जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, जब टैक्स कैलकुलेशन की बात आएगी। तो वापस बोल देता हूं इस बात को, जब हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं और जब इनकम किसी भी एसएससी की 10 लाख से ऊपर होती है तो हम बहुत फास्ट मूव करते हैं, और फास्ट मूव करने के लिए हम ये देखते हैं 10 लाख से ऊपर वाले पार्ट पे 30% और 10 लाख तक तो हो गया 1,12,500। बट ध्यान रखना है अगर ये पर्सन सीनियर सिटीजन है तो फिर उस केस में ये जो 1,12,500 है ये 1,12,500 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है तो फिर ये कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो बचा हुआ है उस पर कितने परसेंट, 30%, ठीक है। ये बातें करने के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि सिर्फ बात टैक्स लगने की यहीं पे खत्म नहीं होती है, कुछ सरचार्ज जैसी बातें भी की जाती है। ये सरचार्ज जैसा कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए यहाँ पे आता है। तो जब बात आती है न्यू टैक्स डिजाइन तो उसमें सरचार्ज के रेट्स अलग है और ओल्ड टैक्स डिजाइन में सरचार्ज के रेट क्या है हमारे लिए अलग है। बट जब सरचार्ज की बात करने ही जा रहे थे तो उससे पहले पता चलता है कि सब पे ये स्लैब रेट नहीं लगते हैं, कुछ स्पेशल इनकम्स भी होती हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम भी होती हैं जिन पे अलग टाइप से टैक्स लगाया जाता है। और ये सब असेसीज के लिए, ये ध्यान रखना, ये पांचों सेक्शन जो मैं अब डिस्कस करूंगा ये सारे के सारे असेसीज के लिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता आप इंडिविजुअल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कंपनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म है, एलएलपी है, कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सब असेसीज के लिए ये पांचों सेक्शंस हमारे लिए आते हैं। सबसे पहले 112A, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, तो आप लोग भी जगे रहना और सुनते रहना और ये सोचना कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। 112A, 112A एप्लीकेबल होता है तब जब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो और इन तीन चीजों से हो। आपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं जिसपे आपने खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों टाइम पे एसटीटी पे किया है, ठीक है। आपने कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स आपने सेल किए हैं या कोई बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट आपने सेल करी है, ठीक है, जिसपे आपने बेचते वक्त, ट्रांसफर करते वक्त क्या पे किया हो, एसटीटी पे किया हो, ठीक है। ऐसों को बेच करके अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हो तो 1 लाख की पहले आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी और उस 1 लाख से ऊपर जितने भी कैपिटल गेन होगा उस पे 10% से टैक्स लगाया जाएगा। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ये आपके आ जाता है 112A में। 112A के अलावा अगर कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, मतलब इन तीन चीजों को छोड़ दीजिए, और कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उसको 112 में कवर किया जाएगा और वहां पे 20% से क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आता है 111A, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उन तीन रीजन से, इक्विटी शेयर्स से, जिनको लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जिसको सेल करके आप कमा रहे हो पैसा, मेनली आपका इक्विटी ओरिएंटेड फंड से, और तीसरा कौन सा, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से, इनसे अगर आपको, इनसे ध्यान से समझना, इन तीन रीजन से आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म होता है तो 112A में, अगर शॉर्ट टर्म होता है तो 111A में। और 111A के अंदर क्या लगेगा, मेनली आपका स्लैब रेट, कौन सा, स्लैब रेट नहीं, फ्लैट रेट लगेगा। कितने परसेंट, 15%। ये बात समझ पा रहे हो ना, स्लैब रेट नहीं होते, इनको क्या बोलते हैं, फ्लैट रेट बोलते हैं। इसमें मेनली आपका स्लैब तब होता है जब इनकम वाइज आपका टैक्स लग रहा होता है, तो ये फ्लैट रेट है। वैसे ही सरचार्ज के भी कौन से रेट हैं, फ्लैट रेट है, स्लैब रेट नहीं है। चलिए जी, इसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे थे तो इससे मेरा एक डिस्कशन ये आता है कि चलो जी एक बात बताओ आप, कि आपने ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स वाले थे उसको 112A में कवर कर लिया, और वो जो शेयर्स का शॉर्ट टर्म था उसको 111A में कवर कर लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स के अलावा था उसको आपने कहां पे कवर कर लिया, 112 में। अब अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स के अलावा हुआ तो किसी में कवर ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। देख लो ना मैं क्या बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स के अलावा है, जैसे मैंने लैंड एंड बिल्डिंग बेची और उससे मेरे को कैपिटल गेन हुआ, लेकिन वो शॉर्ट टर्म है,
तो क्या वो कहीं पे कवर हो रहा है इन तीनों सेक्शंस में? 112A में नहीं, ठीक है, 111A में नहीं, शेयर्स वाला कवर होता है, 112 में यहां तो लॉन्ग टर्म है, तो वो कहीं कवर नहीं हो रहा, तो फिर उस पे क्या लगेगा? स्लैब रेट्स लगेंगे। फिर उस पे क्या लगेगा? मेनली आपके स्लैब रेट्स लगेंगे। तो समझ पा रहे हो ये बात? 4 कैटेगरीज मैंने यहां पे बनाई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो शेयर्स वाला 112A लग जाएगा 10%, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स वाला मेनली क्या लग जाएगा? 15% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर्स, शेयर्स के अलावा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर कितने परसेंट लग जाएगा? मेनली आपका 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर देन शेयर्स, तो फिर क्या लगेंगे? स्लैब रेट्स लगेंगे। फिर क्या लगेंगे? मेनली हमारे स्लैब रेट्स लगेंगे। डन, कोई दिक्कत है इसमें? इसके बाद में हमारे पास में 2 सेक्शंस और आते हैं, और वो जो 2 सेक्शंस हैं वो मेनली कैजुअल इनकम और अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर और अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट पे है। तो कैजुअल इनकम पे आपका फ्लैट 30% से टैक्स लगाया जाएगा। कैजुअल इनकम में क्या इंक्लूड होता है? कोई भी सट्टेबाजी से आपने कैसे भी सट्टेबाजी से कोई भी इनकम कमाई है, ठीक है, केबीसी की इनकम भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। कोई ऑनलाइन गेम खेल के आपने कोई इनकम कमाई है, कोई आईपीएल पे सट्टा लगा के आपने इनकम कमाई है, कुछ भी इस तरीके से आपने कमाया है, आप की वो सारी हॉर्स रेसिंग वाला पार्ट भी इसमें आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो वहां पे 30% का फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा और आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी नहीं मिलेगी। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट न्यू स्लैब में 3 लाख, ओल्ड में 2.5 लाख, अगर सीनियर सिटीजन तो 3 लाख, वेरी सीनियर सिटीजन में 5 लाख। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं इसको, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सब में मिल जाएगी क्या? जो ऊपर वो स्पेशल रेट पड़े थे उसमें ये बेसिक एग्जेम्पशन मिल जाएगी? जी हाँ, 112A में भी मिल जाएगी, 112 में भी मिल जाएगी और 111A में भी मिल जाएगी, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई साहब बेसिक एग्जेम्पशन कहां नहीं मिलेगा? तो कहां नहीं मिलेगा? हाँ जी, बोले बोले। कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलेगा। और किसके अगेंस्ट में नहीं मिलेगा? अनएक्सप्लेन्ड इनकम, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट। जो ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम, एक्सपेंडिचर और मेनली आपका इन्वेस्टमेंट है, इस पे टैक्स रेट है 78% का। कैसे? 60% का टैक्स प्लस 25% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में जो बातचीत आती है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है कि भाई साहब यहाँ पे 3 ऐसे सेक्शंस भी हैं जिसके अगेंस्ट हमें 87A की रिबेट भी नहीं मिलेगी। कौन से 3 ऐसे सेक्शन है? कैजुअल इनकम, अनएक्सप्लेन्ड वाला और 112A वाला, ठीक है ना। 112A से होने वाली इनकम, 112A में जो इनकम हो रही है हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो हो रहा है शेयर्स वगैरह से, इक्विटी ओरिएंटेड फंड से या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स बेच करके, तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या नहीं मिलेगा? मेनली 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। डन, कोई दिक्कत इसके अगेंस्ट में? अब आते हैं हम सरचार्ज पे। जब जैसे ही हम सरचार्ज पे बढ़ते हैं, और वो भी डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम वाले सरचार्ज पे, डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम मतलब 115 बीएससी का जो सरचार्ज है उसके अंदर मैंने 4 इनकम को स्पेशल इनकम बोला और मेनली बाकी सारी इनकम को क्या बोला मैंने? नॉर्मल इनकम बोला, ठीक है। तो 4 स्पेशल इनकम कौन कौन सी है? 112A, 111A, ठीक है ना। ये मेनली मेरी 3 इनकम हुई और इसके अलावा एक और कौन सी? डिविडेंड इनकम, ठीक है। ये 4 इनकम हमारी ऐसी है, इन 4 इनकम को हम स्पेशल इनकम नाम देंगे, और बाकी इनके अलावा जितनी भी तरीके बच गए इनकम कमाने के उसको हमने क्या नाम दे दिया? बेसिकली आपका नॉर्मल इनकम का नाम दे दिया। अब बात आती है सरचार्ज के रेट्स पे। तो 50 लाख से ज्यादा इनकम है तब सरचार्ज आप पे एप्लीकेबल होगा, 50 लाख से कम इनकम वालों पे सरचार्ज नहीं एप्लीकेबल होता है। तो 50 लाख से 1 करोड़ तक रेट है 10%, इंक्लूडिंग ऑल इनकम, सारी इनकम। टोटल इनकम अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है मेनली, तो या फिर 1 करोड़ के बराबर है, तो फिर आप पे लगेगा सरचार्ज का रेट 10%। जैसे ही आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो जाती है लेकिन अप टू 2 करोड़ होती है, तो फिर आप पे सरचार्ज का रेट लगेगा 15%। और जैसे ही इनकम आपकी 2 करोड़ से ऊपर जाती है, एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम अगर 2 करोड़ से ऊपर जाती है, तो जो स्पेशल इनकम के अलावा जो नॉर्मल इनकम है उस पे आपका सरचार्ज लगेगा 25% का। लेकिन स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना परसेंट रहेगा? 15% रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी हमने देखी थी थोड़ी, ठीक है जी। चलिए पक्का डन, यहां से कोई दिक्कत आपको? चलिए जी, ये सरचार्ज के रेट हो जाते हैं किस केस में? न्यू टैक्स रिजाइम में। ध्यान रखना, जब आप ये मेनली यहां पे सरचार्ज कैलकुलेट करोगे तो पहले टैक्स निकाला, उस टैक्स का 10%, 15%, 25% एज द केस में भी जो भी होगा वो ऐड करवाओगे। वो ऐड करवाने के बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करवाओगे, कितने परसेंट का? 4% का। तो पहले वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर क्या करवाएंगे? ये सारे एडिशंस हम करवा करके चलेंगे। डन, पक्का कोई दिक्कत यहां से रिलेटेड? चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना आप, ठीक है। जब आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में आते हो तो यही सारे सरचार्ज के रेट्स आपके फॉलो होते हैं, बट वहां पे एक एक्स्ट्रा लिमिट भी है, ठीक है। आप जैसे ही 1 से 2 करोड़ तक की बात करते हो तो आप पे जो सरचार्ज का रेट एप्लीकेबल होता है वो 15% का होता है। 2 से ऊपर जैसे ही जाते हो आप तो ऑब्वियसली बात है फिर 2 से ऊपर
अदर देन स्पेशल इनकम होता है, एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम होता है, लेकिन 2 से 5 करोड़ तक मैं ये बात कर रहा हूं ओल्ड टैक्स रिजाइम में, ध्यान रखना। और सिर्फ इन 5 एसएससीज के लिए, कौन से 5 एसएससी? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इन 5 एसएससीज के लिए हम यहां पे बात करके चल रहे हैं। तो जैसे ही आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर जाती है, एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम 5 करोड़ तक रहती है, तो रेट ऑफ सरचार्ज 25% रहेगा। लेकिन स्पेशल इनकम पे कितने परसेंट? मेनली आपका 15%। जैसे इनकम 5 करोड़ से ऊपर जाती है तो सरचार्ज का रेट ओल्ड टैक्स रिजाइम में बढ़ करके जो है वो 37% हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आपकी जो स्पेशल इनकम है उस पर अभी भी सरचार्ज कितने परसेंट रहेगा? 15% ही रहेगा, उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं जाएगा। फिर 87A की रिबेट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 87A की रिबेट, अच्छा कब नहीं मिलती, कैसे होता है? अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज करने से पहले दी जाती है ये रिबेट, ये बात ध्यान रखना। 112A में नहीं मिलती, ये हमारे लिए कॉमन बात है। जो लास्ट इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन उससे पहले जो कुछ चीजें मैंने लिखवाई नहीं, मैं वो फिर भी डिस्कस करता हूं। जैसे मेरा कंपनी पे क्या रेट है, क्या मेरा फर्म पे क्या रेट है, उन पे क्या मेरे सरचार्ज है या नहीं है, फॉरेन कंपनी पे क्या रेट है, इन सारों पे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले फर्म और मेनली आपका एलएलपी और लोकल अथॉरिटी, इन 3 पे जो रेट ऑफ टैक्स है वो 30% का फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है। इनको कोई कंसेशनल टैक्स रिजाइम का ऑप्शन भी नहीं दिया जाता। इनकी इनकम अगर 1 करोड़ से ज्यादा चली जाएगी तो उन्हें 12% का सरचार्ज भी देना होगा। ठीक है, ये मेनली आपका किसके लिए? 3 अलग अलग एसएससीज के लिए। कौन 3? फर्म, एलएलपी और बोलो फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लिए 10,000 तक की इनकम पे 10%, 10,000 से 20,000 तक 20% और 20,000 से ज्यादा जितनी भी इनकम है उस पर 30%। ये स्लैब रेट्स हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज के लिए, ध्यान रखना कौन से रेट है? स्लैब रेट्स। इसके बाद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे सरचार्ज लगता है क्या? जी हाँ, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे भी क्या लगाया जाता है? सरचार्ज लगाया जाता है। कब लगाया जाता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे सरचार्ज? इसका डिस्कशन ध्यान से समझ के चलिएगा। अगर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज का रेट होगा 7%, और अगर इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज का रेट हो जाएगा 12%। कोई दिक्कत है यहाँ से? चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेनली कॉर्पोरेटिव सोसाइटी को ऑप्शन दिया कि डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से बाहर आ जाओ, ओल्ड टैक्स रिजाइम को छोड़ दो और आप एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। और ये जो कंसेशनल टैक्स रेट को ऑप्ट करने की जब बात आती है तो यहाँ पे आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है, मैन्युफैक्चरिंग का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो फिर उनके लिए 15%, अदर देन मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए 22%। लेकिन जब आप कंसेशनल ऑप्ट करोगे तो बहुत सारी डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं की जाती हैं, ये बात आती है। चलिए जी, फिर इसके बाद कंपनी की डिस्कशन आता है। तो कंपनी में सबसे पहले डोमेस्टिक कंपनी, तो डोमेस्टिक कंपनी की टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक है, ठीक है, तो फिर उन्हें टैक्स जो है वो 25% से देना है अपने प्रॉफिट पे। लेकिन अगर टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो फिर उस केस में उनका जो टैक्स रेट है वो कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। स्लैब रेट नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या है? टैक्स रेट है। ठीक है, फ्लैट रेट्स हैं आपके। ठीक है, अगर 400 करोड़ तक है टर्नओवर तो फिर जो भी प्रॉफिट आता है, टर्नओवर पे नहीं देना टैक्स, किस पे देना है? प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट आएगा उसका कितने परसेंट? 25%। और जैसे ही आप क्रॉस कर जाओगे, मेनली जैसे ही आप इस 400 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर जाओगे तो मेनली जो आपका टर्नओवर अगर क्रॉस करता है तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा अपने पूरे प्रॉफिट पे। कितने परसेंट का? 30% का टैक्स देना पड़ेगा। सरचार्ज लगेगा क्या? सेम एज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक है तो 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। कंपनी को भी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स का ऑप्शन दिया गया, डोमेस्टिक कंपनी को, और ऑप्शन यही है कि अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रही है तो 15%, और अगर मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई और बिजनेस कर रही है तो 22% के टैक्स रेट से भी वो टैक्स दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, बहुत सारी डायरेक्शंस आपसे क्या कर ली जाएंगी? छीन ली जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जब बात आती है आगे, तो आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है यहाँ पे कि भैया फॉरेन कंपनी पे बहुत टैक्स लगाते हैं। अगर सर्विसेज टेक्निकल से रिलेटेड है तो कितने परसेंट का? मेनली आपका 50% के आसपास का टैक्स रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज से रिलेटेड लगा दिया जाता है। लेकिन इसके बाद जब बात आती है मेनली अदर कंपनीज पे, क्योंकि ज्यादातर तो अदर कंपनीज है, तो उनपे कितने परसेंट का लगता है? 40%। तो हम फॉरेनर्स को यही एडवाइस करेंगे कि पहले इंडिया में कंपनी बनाओ और फिर बिजनेस करो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज आप सारा टैक्स यहीं पे दे करके जाओगे। फिर मेनली इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात यह आती है, यहां से जब हम आगे बढ़े तो कि एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ पे क्या कर रखा था? एग्जेम्प्ट कर रखा था। एग्रीकल्चर इनकम को क्या कर रखा था? अच्छा, एक और बात जो हमने वहां पे मिस करी, अगर आप कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट करते हो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी के केस में, तो फिर उस केस में आपका सरचार्ज
रिचार्ज का रेट मैक्सिमम 12 नहीं जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम कितना रह जाएगा, 10% ही रह जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 12 नहीं पहुंचेगा वो, मैक्सिमम कितने परसेंट रह जाएगा, 10% रह जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। चलिए जी, इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इन रेट्स को सिर्फ याद रखना है और भूल जाना है, ठीक है ना, एक बार याद रखना है फिर भूल जाना है, फिर एक बार सुनना है फिर याद रखना है फिर भूल जाना है। क्यों? ये आपके एग्जाम से रिलेटेड, इसके क्वेश्चंस आपके पास में नहीं आने वाले हैं इन सारे रेट्स पे, ठीक है। चलिए जी, कौन से याद रखने हैं? 5 लोगों के, कौन कौन? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI और RT, इन लोगों के ध्यान, मेनली आपको इंडिविजुअल और HUF के नाम से ही जो रेट्स हैं वो आपको ध्यान में रख करके चलने हैं। चलिए जी, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और बात थी, 87A की रिबेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को ही मिलती है, ठीक है ना, किसको मिलती है? सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को ही मिलती है, ये चीज ध्यान रखना। 87A की जो रिबेट है वो सिर्फ किसको मिलती है? रेजिडेंट एसएससी को ही मिलती है, बाहर वाले लोगों को ये रिबेट नहीं दी जाएगी, ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है, रेजिडेंट एसएससी को ही दी जाती है। कौन सी? 87A की रिबेट। क्या मैंने यहाँ पे लिखवाया? नहीं लिखवाया, यहाँ पे नहीं लिखवाया, चलो जी कोई नहीं, बात लिखवा देंगे। अब ध्यान से एग्रीकल्चर इनकम पे आते हैं। एग्रीकल्चर इनकम आप किस तरीके से कमा सकते हो वो चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है। एग्रीकल्चर इनकम भैया, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर लैंड से एग्रीकल्चर करके अगर आप कोई भी इनकम कमाते हो तो पहली लाइन में लिखा हुआ है वो फुल्ली क्या है? एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है, ठीक है, बट फिर भी टैक्स लगाते हैं। चलिए जी, आओ फिर ध्यान से देखना, यहां पे हमारे पास में ये बात आती है कि इनकम का मतलब, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब क्या? एग्रीकल्चर इनकम का मतलब आप उस लैंड पे कल्टीवेशन करके कोई इनकम कमा रहे हो, कोई उस लैंड को किराए पे दे करके। अल्टीमेटली ध्यान रखना कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसका यूज क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर पर्पस ही कर रहा है। तो अगर कोई किराया रिसीव करके अगर आप जो है वो मेनली वहां पे कोई रेंटल इनकम कमा रहे हो उससे, तो वो भी आपके लिए क्या है? एग्जेम्प्ट है। नाउ द थर्ड केस, अगर उस प्रॉपर्टी को बेच करके भी अगर आप कोई पैसा कमा रहे हो तो वो भी आपके लिए क्या है? एग्जेम्प्ट है, ठीक है। ट्रांसफर करके भी आप कमा रहे हो, ध्यान रखना अर्बन एरिया में वो नहीं होनी चाहिए। और आई थिंक आपको याद होगा अर्बन एरिया की प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई कैसे करते थे, तो ध्यान से, अगर कोई भी ऐसा सिटी, कोई भी ऐसा विलेज जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो वो रूरल एरिया हो जाता है। अगर 10,000 से ज्यादा है तो उस एरिया की जितनी जमीन है वो अर्बन एरिया के अंदर कंसिडर की जाती है और उससे फिर जो है मेनली आपके ट्रांसफर करने पे टैक्स आप पे लगाया जाता है। लेकिन एक और बात आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखनी है, 10,000 से पॉपुलेशन ऊपर जाते ही 1 लाख तक अगर पॉपुलेशन है आपकी, तो सिर्फ उस जगह की जमीन अर्बन नहीं होती है, उससे 2 किलोमीटर की जो रेडियस में जमीन आएगी वो भी क्या हो जाएगी? मेनली आपकी अर्बन हो जाएगी। लेकिन जैसे ही पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर जाती है और 10 लाख तक होती है तो यही 2 किलोमीटर का एरिया बढ़ा के कहां तक कर दिया जाएगा? 6। और वैसे ही अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर जाती है तो यही 6 किलोमीटर का एरिया बढ़ा करके 8 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सब बातों से समझ आ ही जाता है कि ऐसी जमीन अगर आप बेचते हो जिसपे आपको जनरली प्रॉफिट नहीं होंगे, उसी के अगेंस्ट में आपका जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट किया जाएगा, बाकी सारी इनकम पे आपका टैक्स यहाँ पे लगा दिया जाएगा। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर प्रोसेस क्या होता है? बेसिक ऑपरेशन, मतलब जो खेती कर रहे हो वो बेसिक ऑपरेशन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। आपका यहाँ पे लिखा हुआ है वीडिंग और डिगिंग, ये सारे ऑप्शन भी लिखे हुए हैं। तो ये होता क्या है, आप आई थिंक जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि कई बार क्या होता है कि जो आप चीज उगा रहे होते हैं उसको जब आपको सेल करना है तो उसमें से कुछ कचरे बाहर करने होते हैं, ठीक है। वो एक प्रोसेस देखा आपने जिसमें ऐसे जो है गेहूं या चावल इस तरीके से ऊपर से हवा में, हाँ विनोइंग बोलते हैं ना उसको, हाँ हवा में इस तरीके से छोड़ते हैं, तो फिर वो मेनली आपका जिससे जो उसका कचरा होता है वो हवा के साथ उड़ जाता है और जो अनाज होता है जो हैवी होता है वो वहीं पे गिरता रहता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस बेसिक ऑपरेशन में नहीं आती हैं, ये फिर मेरा एडिशनल सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हो जाती है, लेकिन इनको भी हम फिर भी किस में कंसीडर करके चलेंगे? एग्रीकल्चर प्रोसेस में ही कंसीडर करके चलेंगे। इसके अलावा लाइक थ्रेशिंग वगैरह की प्रोसेस हो गई, ठीक है, ये सारी प्रोसेस भी आपकी यहीं पे कंसीडर की जाएगी। क्या नहीं कंसीडर होगा? डेयरी वगैरह के जो बिजनेस है आपके, ठीक है ना, वो एग्रीकल्चर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। आप कोई फिशिंग वगैरह कर रहे हो, लाइव स्टॉक का मीन्स है यही सारे जानवर वगैरह पाल करके अगर आप कोई पैसा कमा रहे हो, वहां से इनकम कमा रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं होने वाला है, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब मुर्गी पालन वगैरह जो आप करते हो, ठीक है, जग जाओ भाई, ठीक है, हाँ धीरज कितनी को मुश्किल से कोशिश कर रहा, हाँ खुल जाओ भाई खुल जा, ठीक है ना, खुल ही नहीं रही आंखें। ये इनकी अलग ही बातें चल रही है यहाँ पे आगे बैठ के। नर्सरी, आपका नर्सरी का बिजनेस है और नर्सरी के अंदर पौधे बेच करके आप कुछ पैसे कमा रहे हो, तो उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा? नहीं, वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है और उस पर भी आपका एग्जेम्पशन दे दी जाएगी आपको, ठीक है। तो ये कुछ मेनली प्रोसेस आपकी यहाँ पे एग्रीकल्चर की लिखी हुई है, थ्रेशिंग, विनोइंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, क्रशिंग, ये सारी प्रोसेस लिखी हुई है, ठीक है। अलग अलग
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए अलग अलग प्रोसेसेस यूज की जाती है आपको, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब एग्रीकल्चर इनकम में अगर मान लीजिए आपके एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ में अगर आप जो है कुछ और इनकम भी कमा रहे हो, बिजनेस इनकम भी कमा रहे हो, तो फिर उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर पार्ट को अलग करना पड़ेगा और बिजनेस इनकम के पार्ट को अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करोगे आप, ये चीज ध्यान रखना, एग्रीकल्चर पार्ट को अलग करके आप उसको एग्जेम्प्ट करवा दोगे। अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अपने ही बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालोगे, जो मार्केट वैल्यू है उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसमें से उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कॉस्ट को क्या करवा दोगे, माइनस, तो ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। ठीक है, बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे आप उसके, इसके अंदर बिजनेस इनकम मतलब जो आपने अल्टीमेट फिनिश प्रोडक्ट बनाया और उसको सेल किया, तो उससे जो सेल वैल्यू आई उसमें से आपने जो भी उसको फिनिश प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट लगाई है वो माइनस कर दोगे, और जो मार्केट प्राइस है आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, उसकी मार्केट प्राइस को भी आप क्या करवा दोगे, माइनस करवा दोगे। ठीक है, तो यहां से आपकी बिजनेस इनकम आ जाएगी। टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, पहले आप अपनी टोटल इनकम निकालोगे और टोटल इनकम पे टैक्स निकालोगे, और फिर आप अपनी एग्जेम्प्ट इनकम कंसीडर करोगे। एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी है, एग्रीकल्चर इनकम और बेसिक एग्जेम्पशन, इन दोनों को जोड़ोगे और इस पे टैक्स निकालोगे। टोटल इनकम पे जो टैक्स आया उसमें से जो ये एग्जेम्प्ट इनकम का टैक्स आता है ये क्या करवा दोगे, आप माइनस करवा दोगे, और जैसे ही आप ये माइनस करवा दोगे तो आपके पास में जो अमाउंट बचेगा वो आपका टैक्स अमाउंट होगा, टैक्सेबल अमाउंट होगा, जिसमें आप ऐड करवा दोगे आपका क्या, मेनली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आप ऐड करवा देंगे। डन, ये मेनली आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत हो जाती है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। 3 ऐसे सेक्टर्स थे जिसमें पहले से रेट डिसाइडेड थे कि इतना बिजनेस है और इतना बिजनेस इनकम है और बाकी की एग्रीकल्चर इनकम है। सबसे पहले वहां पे आता है रबर, 35-65 का रेशियो था, 35% बिजनेस इनकम, 65% एग्रीकल्चर इनकम। कॉफी आता है रोस्टेड और नॉन रोस्टेड, अगर नॉन रोस्टेड है तो 25-75 का रेशियो है, 25 बिजनेस इनकम और 75 एग्रीकल्चर इनकम। अगर रोस्टेड है तो फिर 40-60 का रेशियो है, 40 बिजनेस इनकम और 60 एग्रीकल्चर इनकम। और लास्ट में हमारे लिए आता है टी, तो 40-60 का रेशियो है, 40% आपकी बिजनेस इनकम और 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम। बोलिए जी, कोई दिक्कत, कुछ ऐसा रह गया जो हमने पढ़ा था रिवाइज नहीं किया, बोलो अभी जल्दी से करवा देता हूं। ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक, अच्छा मार्जिनल रिलीफ, हाँ जी, हमें मार्जिनल रिलीफ मिलती है अगर सरचार्ज हम पे लग रहा हो और वो सरचार्ज लगने की वजह से हमारा टैक्स अमाउंट हमारे इनकम के अमाउंट से ज्यादा हो जाए। जैसे आपके मान लीजिए इनकम बढ़ी 1 लाख से लेकिन टैक्स बढ़ गया 2 लाख से, तो 2.5 लाख से टैक्स बढ़ गया। अब 2.5 लाख से टैक्स बढ़ गया, इनकम 1 ही लाख से बढ़ी है, तो इस केस में आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे कितने रुपए की, 1.5 लाख रुपए की। कितने की मार्जिनल रिलीफ दे देंगे, 1.5 लाख। मार्जिनल रिलीफ आपको मिलती है कब कब, जब मेनली सरचार्ज लग रहा होता है तब तो मिलती ही मिलती है। न्यू टैक्स रिजाइम में भी आपको मार्जिनल रिलीफ मिलती है अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जाती है, तो ध्यान रखना ओल्ड में नहीं मिलती है। ठीक है ना, ध्यान रखना ओल्ड टैक्स रिजाइम में आपको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगी अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है तो। क्यों, अब ध्यान सुनना, मैं इसका एग्जांपल के साथ में बताता हूं आपको। अगर आपकी इनकम हो जाती है 7,05,000 रुपए, तो आपका वहां से वो जो हमारा एग्जांपल था वही ले लेते हैं, 7,15,000 रुपए अगर आपकी इनकम हो जाती है तो उस पर आपका टैक्स बन जाता है 26,500 रुपए। अब 26,500 का टैक्स बन गया। इनकम अगर मेरी 7 लाख तक रहती तो मेरे को कोई टैक्स देना होता क्या, नहीं, फिर मेरा टैक्स कितना होता, 0 होता। अब 7 लाख से मेरी इनकम 7,15 हुई और टैक्स बढ़ के कितना हो गया, 26,500। इनकम बढ़ी 15,000 से और टैक्स बढ़ गया कितने रुपए से, 26,500 से। तो यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे जितने से आपका इनकम से जितना ज्यादा आपका टैक्स बढ़ रहा है। तो कितना बढ़ रहा है, 11,500, तो 11,500 की मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। लेकिन जब मैं ओल्ड टैक्स रिजाइम में आता हूं तो आपको पता है कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, लेकिन जैसे मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो 5 लाख से बढ़कर के जो है वो 5,10,000 हो जाती है, तो अब क्या होगा, 5 लाख तक कितने परसेंट, 5%, जिसमें 2.5 से 5 लाख 12,500 हो गया। और जैसे ही 5,10,000 हुई तो अगले 10,000 पे कितने परसेंट, मेनली आपका 20%, कितना, 2,000। तो 12,500 प्लस 2,000 कितना हो गया, ये 14,500। टैक्स कितना बन गया आपका, 14,500। ठीक है, अगर मेरी इनकम 5 लाख तक होती तो मुझे कोई टैक्स देना पड़ता क्या, नहीं। लेकिन जैसे मेरी इनकम 5,10,000 होती है तो मेरे को टैक्स देना पड़ता है कितने रुपए का, 14,500। इनकम बढ़ी है 10,000 से और टैक्स बढ़ गया कितने रुपए से, 14,500 रुपए से। गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, हाँ, लेकिन वो होता रहेगा ये गलत। ठीक है ना, ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। ये आप पे यहाँ पे कोई मार्जिनल रिलीफ आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी ओल्ड टैक्स रिजाइम में, सिर्फ कहां मिलेगी, मेनली आपका न्यू टैक्स रिजाइम में मिलेगी। तो आप कोशिश करना कि अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम में तो या तो इनकम 5 लाख हो या फिर 5 लाख से थोड़ी कुछ ज्यादा ही जानी चाहिए, 6-7 लाख हो जाए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और बोलिए कुछ, अगर आपको दिक्कत है, कोई पार्ट आपने किया हो, कोई इलस्ट्रेशन किया हो, कोई क्वेश्चन किया हो। सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे इलस्ट्रेशन कर लिए, कॉपी में हो गए, कुछ भरे, 50-60 पेज भरे आपके कॉपी के, 30-40 पेज भरे आपकी कॉपी के।
भाई क्वेश्चंस किए आपने अभी तक? सारे क्वेश्चंस कर लिए? प्रॉपरली लिख के करें? कैलकुलेटर पे किए मतलब कॉपी में लिख के नहीं किए? कॉपी में लिख के क्वेश्चंस करने हैं, कैलकुलेटर में तो कोई भी कर लेगा। भाई एमसीक्यू नहीं है आपके लिए, सिर्फ ध्यान रखना, सिर्फ एमसीक्यू नहीं है। 24 पेज ही बने अभी तक तेरे। अभी तू 2 इलस्ट्रेशन करके नहीं आया ना। चलिए जी आगे बढ़े। रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक रिवाइज है, डन है, ठीक है। मैं देख लेता हूं कितनी देर में लगी है हमें। ऑलमोस्ट 50 मिनट, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 मिनट में रिवाइज हो गया आपका, ठीक है। आप घर पे करने बैठो, हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए जी ध्यान से, बातें नहीं, शांत, ठीक है। आगे भी तो पढ़ना है भाई, ठीक है, आगे भी पढ़ना। आज तो सैटरडे, आज तो बड़ी क्लास भी हो सकती है। कल क्लास है ही नहीं, ठीक है ना। कल तो है ही नहीं क्लास, कल तो छुट्टी है ना। हाँ चलिए जी प्लीज बातें नहीं, अभी रेजिडेंशियल स्टेटस पे आ जाते हैं। और रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने जितना पढ़ा है उस पर हम बात करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सबसे पहले इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं। देखो कोई पर्सन अगर इंडिया का रेजिडेंट बनता है तो हम उस पर ज्यादा अच्छे से टैक्स लगा सकते हैं, ये बात आपके लिए नॉर्मल है, या आपको समझना भी नॉर्मल है, क्योंकि जो लोग इंडिया में रहते हैं उनपे कंट्रोल गवर्नमेंट का ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। और जो बाहर रहते हैं उनपे हमारा कंट्रोल बिल्कुल जीरो होगा, और जो आते जाते रहते हैं उनपे भी हमारा कंट्रोल जो है वो थोड़ा पार्शियल होगा, ठीक है, क्योंकि पता थोड़ा ना कब आए कब जाए, ठीक है, कुछ आइडिया हमें नहीं होता, तो उनपे पार्शियल कंट्रोल रहता है हमारा। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जो लोग इंडिया के अंदर रहते हैं उनपे तो कुछ भी बोलो, उन्हें क्या ही, वो क्या ही कर लेंगे, ठीक है ना, हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, उनसे तो जितना टैक्स ले सकते हो ले लो आओ, ठीक है। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनकी कौन सी इनकम को टैक्सेबल करना है, कौन सी इनकम को नहीं टैक्सेबल करना है, ये सारी बातें की जाए। लेकिन पहले ये डिसाइड करो कि कौन रेजिडेंट है कौन नॉन रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट डिसाइड करने के लिए सेक्शन 6(1) इंडिविजुअल के केस में, जहां पे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हमें इंडिविजुअल के केस में, इंडिविजुअल के केस में सबसे पहले ये बोलता है अगर कोई भी पर्सन पिछले साल में, पिछले प्रीवियस ईयर में 23-24 में मिला करके टोटल पूरे साल भर में, ठीक है, कब आया कब गया उससे फर्क नहीं पड़ता, मिला करके पूरे साल भर में 182 या उससे ज्यादा दिन इंडिया में रहा हो तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर इसके अलावा भी एक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर दे तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा, और वो कंडीशन है पिछले साल में 60 दिन, और इस पिछले साल के पिछले 4 सालों में मिला करके 365 दिन अगर वो इंडिया में रहा है तो वो इंडिया का क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। तो अगर ये कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो इंडिया का क्या हो जाएगा? रेजिडेंट हो जाएगा। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रख करके चलनी है। तो अगर कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन जाता है तो फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि वो ROR है, मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या फिर RNOR है, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ये आपका बाद में डिसाइड किया जाएगा, पहले रेजिडेंट बन गया। अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अगर इन दोनों ही कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाया, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है ना, तो क्या वो रेजिडेंट बन जाएगा? हाँ वो रेजिडेंट बन जाएगा। दोनों में से एक मेनली आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत है, अगर एक भी सेटिस्फाई कर दी तो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर आप क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट बन जाओगे। लेकिन हमें हमारे पास में कुछ और भी तरीके हैं आपको रेजिडेंट बनाने के, उसके भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि जब आपके ये चीजें कैलकुलेट की जाएंगी कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो, तो फिर उस केस में हमें ये ध्यान में रख करके चलना है, जो मेनली डेज काउंट आप कर रहे हो, उस डेज काउंट करने के लिए आपका जो पीरियड ऑफ अराइवल है, डेट ऑफ डिपार्चर है, सॉरी टाइम, मेनली डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर है, दोनों को स्टे इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है ना, स्टे इन इंडिया माना। क्या कंटिन्यूअस रहना जरूरी है? जिस प्लेस पे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, उसी प्लेस पे रहना जरूरी नहीं। कहीं भी रह रहे हो पूरे इंडिया के अंदर, पानी में भी डूबे हुए हो, ठीक है ना, तो भी हम आपको क्या मान लेंगे? रेजिडेंट मान लेंगे, ठीक है। आपको ये सारी बातें ध्यान में रख करके चलनी है। चलिए जी, पानी वाली लिमिट कितनी थी? 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब 22 किलोमीटर रफली आइडिया रखना, ठीक है ना, 22 किलोमीटर के आसपास के एरिया को 12 नॉटिकल माइल्स हम बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास में आगे बातचीत यहाँ पे आती है, और वो ये होता है कि भैया जब आप यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हम जो है मेनली आपकी सेकेंड वाली जो बेसिक कंडीशन है उससे क्या दे देते हैं? एग्जेम्पशन दे देते हैं। ऐसे लोग कौन है जिनको सेकेंड बेसिक कंडीशन से एग्जेम्पशन मिल जाती है? ऐसे मेनली आपके पास में 3 टाइप के अलग अलग लोग हैं। मेनली शुरुआत में 2 की बात करते हैं। 2 कौन? आपके पहला, अगर कोई इंडिया से बाहर जा रहा है, किस पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट के पर्पस के लिए या फिर
क्रू मेंबर ऑफ ए शिप, ठीक है। अब ये मेनली इंडियन शिप होना चाहिए जिसका या तो एंड इंडिया में होना चाहिए या फिर ओरिजिन जो है वो क्या होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है। चलिए जी, अब बात ये आती है कि ये क्रू मेंबर के अलावा भी कोई ऐसा पर्सन है जिसको सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करनी। क्रू मेंबर और जो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पर्सन बाहर जा रहे हैं ना, ध्यान रखना ये क्या कौन से पर्सन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। कोई और देश के सिटीजनशिप को सिटीजन वालों को हम ये बेनिफिट नहीं दे रहे होंगे। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए एक और लोग कुछ लोग और आप यहाँ पे आ जाते हैं जो अगर इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, वो इंडिया विजिट करने आ रहे हैं, इंडिया विजिट करने आ रहे हैं और उनकी इनकम 15 लाख रुपए से कम है, ठीक है ना। उनकी इनकम 15 लाख रुपए से कम है, क्योंकि जैसे ही 15 लाख रुपए से ज्यादा होगी तो आपको सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसमें एक स्लाइट एग्जेम्पशन आपको दिया गया, वो बात करेंगे। तो अभी ध्यान से 3 लोगों को आपका यहां से बाहर किया गया। कौन कौन? इंडियन सिटीजन जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया से बाहर जा रहा है और क्रू मेंबर के तौर पे इंडियन शिप के साथ में बाहर जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है इन 2 लोगों को। फिर तीसरा कोई पर्सन जो इंडियन सिटीजन है या फिर इंडिया के ओरिजिन से बिलोंग करता है, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करता है और वो इंडिया विजिट करने आ रहा है, बाहर से इंडिया आ रहा है, ठीक है ना, इंडिया विजिट करने आ रहा है, तो भाई हम उसको क्या दे देंगे, एग्जेम्पशन दे देंगे अगर उसकी इनकम कितने से कम होगी, 15 लाख रुपए से कम होगी। और एग्जेम्पशन फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन से नहीं, कौन सी वाली, सेकंड वाली बेसिक कंडीशन से। लेकिन अगर मान लो कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन है या इंडियन सिटीजन है जिसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसको सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करके भी हम रेजिडेंट बना देंगे अगर वो पिछले साल में इंडिया में कितने दिन, 120 दिन, और उससे पिछले 4 सालों में कितने, 365 दिन अगर इंडिया में रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेजिडेंट के जो बेसिक रूल्स थे। फिर इसमें एक डीम्ड सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट आता है कि हम आपको डीम्ड भी मान सकते हैं। अब ये डीम्ड कब मान सकते हो भाई? डीम्ड आपका मानना जा सकता है बेसिकली अगर आप कहीं और के रेजिडेंट नहीं हो, आपकी इंडिया से इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। ये 3 चीजें, इंडिया के सिटीजन हो, कहीं और के आप रेजिडेंट एंड सिटीजन वगैरह नहीं बन रहे हो, ठीक है, प्लस आपकी इंडियन इनकम कितने रुपए से ज्यादा है, 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टे ऑफ पीरियड। एक भी दिन अगर इंडिया में नहीं रहे तो भी आपको क्या मान लिया जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा, डीम्ड रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ध्यान रखना है आपको ये बात, ठीक है। तो मेनली ये सारे प्रोविजंस आते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया था कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का, वो कैसा होता था, मेनली आपको जब स्टे इन इंडिया का पीरियड निकालना होता है किसी क्रू मेंबर के लिए, तो आप उसका कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का पीरियड देखोगे और उसको 365 या 366 ऐसा केस में भी जिसमें भी जैसा होगा उसमें से क्या करवा दोगे, माइनस करवा दोगे, ठीक है। तो जो पीरियड निकल करके आएगा वो क्या होगा, मेनली आपका स्टे इन इंडिया का पीरियड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेनली आपका स्टे इन इंडिया का पीरियड हो जाएगा। 366 या 365 में से माइनस करवा दोगे कौन सा पीरियड, जो कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का पीरियड है। कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का पीरियड कैलकुलेट करते वक्त ये बात ध्यान में रखना कि मेनली आपका जो पीरियड है यहां पे कैलकुलेट करने के लिए, तो जिस दिन ये सर्टिफिकेट बना है और जिस दिन ये सर्टिफिकेट एंड हो रहा है, दोनों दिन को जो है वो मेनली आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। दोनों दिन को क्या माना जाएगा, आउटसाइड। मतलब इस सर्टिफिकेट के पीरियड में हम उसको क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। डन, पक्का, इतनी बातें हमारी डन है। इसके बाद में बात आती थी, हमने जो कल करी वो थी कि भैया आरओआर कौन होता है और आरएनओआर कौन होता है, ठीक है। डीम्ड रेजिडेंट के बाद जब हमारी बातें आगे बढ़ती हैं तो जो हमने बेसिकली ये देखा डीम्ड रेजिडेंट के बाद में कि कॉन्सेप्ट ऑफ आरओआर और आरएनओआर आता है। तो आरएनओआर बनने के लिए कोई भी एक 4 में से कोई एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर दोगे तो क्या हो जाओगे, आरएनओआर हो जाओगे। इन चारों में से कोई एक भी कंडीशन आप क्या कर दोगे, सेटिस्फाई। अब 4 कौन सी है, पहली तो ये बात ध्यान रखना, अगर डीम्ड रेजिडेंट के थ्रू आप रेजिडेंट बने हो तो आप कभी भी आरओआर नहीं हो सकते, हमेशा क्या रहोगे, आप आरएनओआर रहोगे। आप 120 दिन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके रेजिडेंट बने हो तो आप कभी भी आरओआर नहीं हो सकते, आप क्या रहोगे, हमेशा आरएनओआर रहोगे, ठीक है। फिर और बात, अगर आप पिछले 7 सालों में, मतलब जो प्रीवियस ईयर है उससे पिछले 7 सालों में मिला करके अगर आप 729 या उससे कम दिन रहे हो तो भी आप क्या हो जाओगे, आरएनओआर हो जाओगे। पिछले 10 सालों में आप जो है किन्हीं 2 सालों में भी रेजिडेंट नहीं बन पाए, किन्हीं 2 सालों में भी क्या नहीं बन पाए, रेजिडेंट नहीं बन पाए, इट मींस तो आप क्या हो जाओगे, आरएनओआर हो जाओगे। इन चारों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देना, आप क्या हो जाओगे, आरएनओआर हो जाओगे। लेकिन आप अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाओगे, अगर आप ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर जाओगे तो आप क्या बन जाओगे, आरओआर बन जाओगे। 2 कंडीशन कौन सी, बिल्कुल ध्यान से समझना। 2 कंडीशन है, पिछले 10 सालों में कम से कम 2 सालों के लिए आप क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। पिछले 10 सालों में 2 सालों के लिए क्या होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन, पिछले साल से जो प्रीसीडिंग 7 ईयर्स हैं
उसमें मिला करके आप 730 या उससे ज्यादा दिन क्या रहने चाहिए हो, इंडिया के अंदर रहने चाहिए, तो आप आरओआर हो जाओगे। अब एक बात आती है कि यार रेजिडेंशियल स्टेटस हर साल चेक किया जाएगा, बिल्कुल हर साल चेक किया जाएगा। इसीलिए ऐसा नहीं कि एक बार कोई रेजिडेंट बन गया तो वो हमेशा जीवन भर के लिए क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया, आरओआर हो गया, ऐसा नहीं होता। रेजिडेंशियल स्टेटस आप क्या करोगे, हर साल चेक करोगे। अगर उसका स्टेटस बदल जाता है तो ऑब्वियस सी बात है फिर उसकी इनकम की टैक्सेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस हर असेसमेंट ईयर के लिए क्या करके चलना होता है, या हर प्रीवियस ईयर के लिए क्या करके चलना होता है, चेक करके चलना होता है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। जो हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस में वो भी हमने रिवाइज कर लिया, ठीक है, डन, पक्का। यहां तक की बातें थी हमारे लिए इंडिविजुअल के केस में। इंडिविजुअल का केस यहां पे आकर के हमारा क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब क्या हुआ इंडिविजुअल के केस में, या तो रेजिडेंट बने तो दो फर्दर कंडीशन और चेक की जाएगी, क्या, आरओआर या फिर आरएनओआर, ठीक है। अगर रेजिडेंट ही नहीं बने तो फिर क्या हो गए आप, एनआर हो गए, नॉन रेजिडेंट हो गए, और नॉन रेजिडेंट फिर मेनली आपके लिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब मैं थोड़ी सी बातचीत करता हूँ यहाँ पे कि जो आपको ध्यान से समझ करके चलनी है। अब ध्यान से सुनना प्लीज, लिटिल बिट, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनो। ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है आरओआर की, किसकी, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है किसकी, आरओआर की। नॉन रेजिडेंट समझ गए ना सब अब, ठीक है ना। नॉन रेजिडेंट की ऐसी इनकम जो उसने इंडिया से कमाई है और जो उसने इंडिया में रिसीव करी है, वो इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया के अंदर, सिंपल, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, नॉन रेजिडेंट के लिए जो इनकम उसने इंडिया से कमाई है या फिर कोई ऐसी इनकम जो उसने इंडिया में रिसीव की है, वो क्या होती है, उसके लिए यहां पे टैक्सेबल होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी कोई भी उसकी इनकम इंडिया के अंदर टैक्सेबल नहीं होती है। तो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या केस आता है, सिंपल सी बात है, ऐसी इनकम जो उसने इंडिया से कमाई है, एक्रू और अर्न फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, एक्रू और अराइज इन इंडिया, ठीक है। ऐसी इनकम जो इंडिया में एक्रू और अराइज हुई है किसी नॉन रेजिडेंट के लिए, जैसे मान लीजिए वो बाहर बैठा बैठा इंडिया में कोई सर्विसेज दे रहा है, अब उस सर्विसेज से उसको इनकम मिल रही है, तो अल्टीमेटली उसने वो इनकम कमाई कहां पे, इंडिया के अंदर कमाई है, ठीक है ना, जैसे सिंपल। वैसे ही अगर मान लो वो इंडिया में आता है और उसको कुछ पैसा रिसीव हो जाता है, तो भाई वो चाहे फॉरेन का पैसा रिसीव हो रहा है, कहीं का भी रिसीव हो रहा है, हो कहां रहा है आपको रिसीव, इंडिया के अंदर रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि वो बेसिकली आपका रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा, और रिसीव्ड इन इंडिया मान करके क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो दो इनकम किसके लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ दो इनकम, कौन सी, एक्रू और अराइज इन इंडिया, और रिसीव्ड इन इंडिया अगर है तो फिर वो टैक्सेबल है, अदरवाइज कोई भी इनकम नॉन रेजिडेंट की जो है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। डन, पक्का, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड किसी को। अब कुछ केसेस बनेंगे यहाँ पे, बहुत सारे बनेंगे, वैसे कुछ नहीं, लेकिन मैं उनको नॉर्मली ऐसे डिस्कस करता हूं और आप नॉर्मली सोच करके चलना। एक पर्सन कोई है वो बाहर रहता है इंडिया से, और ये कॉमन प्रैक्टिस है, मैं जो कॉमन क्वेश्चन है मैं उन्हीं के आंसर्स करूंगा अभी, स्पेशल केस की हम धीरे धीरे बात करेंगे जैसे कि सारे प्रोविजंस हो जाते हैं। कॉमन केसेस की हम बात करते हैं, जैसे कोई पर्सन इंडिया से बाहर रहता है, अब वो ऑब्वियस सी बात है इंडिया का क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब नॉन रेजिडेंट हो गया, उसने क्या किया, बाहर रहता है, अपने पेरेंट्स को यहाँ पे, पेरेंट्स बच्चे या फैमिली उसकी यहाँ पे रहती है, उसने यहाँ पे इंडिया में पैसे भेजे, ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। कोई पर्सन क्या रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, उसने यहाँ पे अपने फैमिली यहाँ पे इंडिया में रहती है, और फैमिली जो इंडिया में रहती है उनको पैसे भेजे, बताओ ये टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया में, नहीं होगा। रेमिटेंस आर नॉट टैक्सेबल, ध्यान रखना, रेमिटेंस आर नॉट टैक्सेबल। रेमिटेंस किसी भी टाइप का हो, ध्यान से सुन लेना, रेमिटेंस किसी भी टाइप का हो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तुम्हारी कोई पुरानी टैक्सेबल इनकम तुम बाहर टैक्स दे चुके हो, इंडिया में लेके आ रहे हो, भाई टैक्सेबल नहीं होगी। सबसे बड़ा रीजन बताता हूं इसका कि रेमिटेंस टैक्सेबल क्यों नहीं होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है, ठीक है ना, हमारे पास क्या आ रही है, सबसे बड़ी बात फॉरेन करेंसी। दूसरी बात, ज्यादातर रेमिटेंस कमाया कहां गया है, बाहर, और क्या बाहर आपने उसको टैक्स दिया होगा, नहीं दिया होगा, बिल्कुल। तो इस पे टैक्स लगाने का सवाल ही नहीं उठता है, तो रेमिटेंसेस आर नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। तो अगर आप इंडिया में रह रहे हो और आपके मेनली कोई भी रिलेटिव जो बाहर रह रहा है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपकी फैमिली से बाहर रह रहा है, वो अगर आपको पैसे भेज रहा है, तो भाई वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान में रख करके चलनी है। कॉमन केस है या नहीं, ऐसा बहुत होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब इसके बाद एक और कॉमन केस पे बात करते हैं। इंडियन एम्बेसीज होती है वर्ल्ड के अंदर, होती है ना, ठीक है ना, इंडियन एम्बेसीज ऑल ओवर वर्ल्ड, हर जगह होती है, ठीक है। अब ऑल ओवर वर्ल्ड हर कंट्री के अंदर इंडियन एम्बेसीज है, और वहां पे जितने इंप्लॉइज काम कर रहे हैं सारे इंडियन है, ठीक है ना, सब इंडिया से बिलोंग करते हैं ज्यादातर, कुछ लोकल इंप्लॉइज को छोड़ करके जो उन्हें रखने पड़ते हैं वहां पे कॉमनली, जहां पे जिस कंट्री के अंदर एम्बेसीज हैं। अब उनको सैलरी कौन दे रहा है,
इंडियन गवर्नमेंट। कौन दे रहा है सैलरी? इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। उनको सैलरी भी दे रहे हैं और ऑब्वियस ही बात है इंडिया से बाहर रह रहे हैं तो कुछ अलाउंस भी दिए जाते होंगे, घर भर भी दिया जाता होगा। और अगर देखो ध्यान से समझना, एक होता है मॉनेटरी बेनिफिट जिसको हम बोलते हैं अलाउंस, एक होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जिसको हम बोलते हैं परक्विसिट, ठीक है ना। वापस सुन लेना वापस, और ये वर्ड्स ध्यान में रखना, वैसे सैलरी का हेड आएगा तो याद हो ही जाने हैं, लेकिन फिर भी एक होते हैं मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब पैसा दिया जा रहा है, तो पैसा दिया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? अलाउंस, ठीक है। और एक होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, मतलब पैसे नहीं दिए जा रहे, काइंड में चीजें दी जा रही है, जैसे घर, गाड़ी या फिर कोई और मेनली आपको सर्विसेज दे दी है जिसके बदले आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, और ये सर्विस कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। तो इस केस के अंदर भाई उसको क्या बोला जाता है? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट को परक्विसिट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परक्विसिट्स। तो अब ध्यान से सुनना, ये बाहर जो लोग रह रहे हैं एम्बेसी के अंदर हैं और इंडियन एम्बेसी के अंदर इंडिया के बिहाफ पे काम कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज के अंदर, और मेनली इंडियन गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट उनको जो सैलरी दे रही है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? एक्रू और राइज इन इंडिया है या नहीं है, आप सोच करके देखिए, ठीक है। सैलरी किससे रिसीव कर रहे हो? सर्विसेज कहाँ दे रहे हो? इंडिया में दे रहे हो? नहीं, ठीक है ना, इंडिया में नहीं दे रहे हो। क्या इंडिया में पैसा रिसीव कर रहे हो? नहीं, ठीक है। क्या आप इंडिया के रेजिडेंट हो? इम्पॉसिबल, रहते ही कहाँ हो? बाहर रहते हो, तो इंडिया के रेजिडेंट तो नहीं हो लेकिन इंडियन सिटीजन तो हुए। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है इट्स डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया, ठीक है ना। इसको क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड टू बी एक्रूराइज इंडिया मान लिया जाएगा। क्यों मान लिया जाएगा डीम्ड? क्योंकि यू आर रिसीविंग द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किससे रिसीव कर रहे हो आप? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। लेकिन ध्यान रखना, सैलरी जो रिसीव हो रही है आपको सिर्फ वो ही इंडिया के अंदर टैक्सेबल होगी। अलाउंस अगर आपको कोई रिसीव हो रहा है, परक्विसिट आपको कोई रिसीव हो रहा है, तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों? अलाउंस और परक्विसिट पे क्यों नहीं लगाओगे? अलाउंस और परक्विसिट हम आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि जब आप बाहर रह रहे हो ना, तो अपने लिविंग स्टाइल्स को क्या कर पाओ? मेंटेन कर पाओ। इसलिए वहां के हिसाब से आप अपनी लिविंग स्टाइल्स को मेंटेन कर पाओ, इसलिए हम आपको अलाउंस और परक्विसिट दे करके चल रहे हैं। तो ये जो अलाउंस और परक्विसिट है ये तो टैक्सेबल नहीं होंगे, लेकिन क्या टैक्सेबल होंगे? सैलरी आपकी टैक्सेबल होगी। तो जितने एम्बेसीज के लोग हैं जो इंडिया के बिहाफ पे बाहर काम कर रहे होते हैं, अब जब क्वेश्चन ये आता है कि इन एम्बेसी वाले लोग होंगे, तो ऐसे केस में तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज भी इंडिया में होगी जिन्होंने अपने एम्प्लॉइज क्या कर रखे होंगे? बाहर भेज रखे होंगे। तो फिर एक ये कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया, ठीक है ना। क्या वर्ड कॉन्सेप्ट आता है कि अभी तक तो जो चीज एक्रूराइज दिख रही थी इंडिया में उसी को हम एक्रूराइज मान रहे थे, लेकिन अब एक हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया। तो यहां पे अब ध्यान से सुनना, नॉन रेजिडेंट के लिए कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है उसके लिए प्लीज ध्यान से सुनना। अगर उसको कोई इनकम रिसीव्ड इन इंडिया हुई है, कोई इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया हुई है, तो वो उसके लिए क्या है? टैक्सेबल है। और कोई इनकम जो कि डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो वो भी क्या है? उसकी इंडिया में टैक्सेबल है, इररिस्पेक्टिव उसने वो इनकम कहां रिसीव करी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये कहोगे कि एम्बेसी वाले लोगों ने तो इनकम कमाई तो बाहर ही सर्विसेज देके रखे है ना, बट उसने रिसीव किससे करी है? वो इनकम इंडियन गवर्नमेंट से करी है, इसलिए हम उसको डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया मान लेंगे, ठीक है। डन, कोई दिक्कत? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बात बता दूं, इसके अंदर और केस बताता हूं। बाहर से एक पर्सन को फॉरेन कंपनी ने इंडिया भेजा, बाहर से एक पर्सन को फॉरेन कंपनी ने इंडिया भेजा। अब इंडिया भेजा उस फॉरेन कंपनी ने उस पर्सन को, उसने इंडिया के अंदर कुछ सर्विसेज दी, ठीक है, और फिर वो वापस चला गया और उसको सैलरी कहां मिली है? बाहर मिली है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर आप ये बोलोगे जी सर्विस किसको दी? फॉरेन कंपनी को, ठीक है ना। पैसा कहां रिसीव किया? बाहर, ठीक है। तो ना तो एक्रूराइज इन इंडिया है और ना ही मेनली रिसीव्ड इन इंडिया है, तो आप इस पे टैक्स कैसे लगा दोगे? तो हम बोलेंगे भाई इट्स डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया। क्यों डीम्ड टू बी एक्रूराइज इंडिया? अल्टीमेटली सर्विसेज परफॉर्म कहां की गई है? इंडिया में परफॉर्म की गई है, इसलिए हम इसको क्या लगाएंगे? मेनली इस पे टैक्स लगाएंगे। तो कुछ ऐसी चीजें जिसको मेनली डीम्ड टू बी एक्रूराइज इंडिया माना जाएगा, और सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए जो एक्रूराइज इन इंडिया है और जो रिसीव्ड इन इंडिया है यही टैक्सेबल नहीं होगा। एक और चीज टैक्सेबल होगी, एक और इनकम उसकी टैक्सेबल होगी, कौन सी? डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया। तो भाई साहब नॉन रेजिडेंट के लिए ये सिर्फ ये तीन इनकम टैक्सेबल होगी। कौन सी तीन इनकम? एक्रूराइज इन इंडिया हो गया, रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, और तीसरा डीम्ड टू बी एक्रूराइज इन इंडिया हो गया, ठीक है ना। डन, कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल, ठीक है ना, लास्ट एग्जांपल एक डिस्कस करते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप इंडियन गवर्नमेंट ने, या फिर मान लीजिए आप कोई पर्सन हो इंडिया के अंदर और आपने क्या किया? मेनली किसी फॉरेन बैंक से लोन ले लिया। क्या इंडियन बैंक कम थे क्या? नहीं, फिर भी फॉरेन बैंक से आपने लोन ले लिया।
अब एक बात होता है, फॉरेन बैंक से आपने लोन ले लिया और ये जो लोन लिया आपने वो बेसिकली अपने ही कोई बिजनेस वगैरह के लिए लिया इंडिया के अंदर और वो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हो। फॉरेन बैंक को ये जो लोन पे इंटरेस्ट रिसीव होगा वो कहाँ होगा? बाहर, ठीक है ना। उस फॉरेन बैंक ने क्या कोई सर्विसेज, मेनली ध्यान से समझना, कोई सर्विसेज परफॉर्म करने वो इंडिया आया क्या? नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये उसकी इनकम क्या मानी जाएगी? डीम्ड टू बी एक्रूअराइज्ड इन इंडिया मान ली जाएगी। अल्टीमेटली कमा कहां से रहा है वो? ये पैसा इंडिया से कमा रहा है। और सबसे बड़ा इसके एग्जांपल्स बनते हैं ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे बड़े एग्जांपल्स ये बनते हैं। क्या इन्होंने कोई ऑफिस सेटअप कर रखा है इंडिया में? नहीं कर रखा था, बहुत टाइम तक नहीं किया इन्होंने, ठीक है। जब ऑफिस सेटअप नहीं कर रहा तो ये क्या कह रहे हैं? भाई सर्विसेज तो हम क्या दे रहे हैं? बाहर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली यूज आप वो कहां पे कर रहे हो? इंडिया में कर रहे हो, ठीक है। हम एड चला रहे हैं, उस पे एड से उनकी रेवेन्यू जनरेट हो रही है। एड चलवा कौन रही है? इंडियन कंपनीज, इंडियन बिजनेसेस एड चलवा रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट एड चलवा रही है, ठीक है। उससे उनको वो इनकम रिसीव हो रही है। वो कह रहे हैं रिसीव तो कहां हो रही है? बाहर। कह रहे हैं हमने सर्विस भी कहां परफॉर्म करी? इंडिया से बाहर। तो किस बात का टैक्स? तो हमने बोला इस इनकम को क्या माना जाएगा? डीम्ड टू बी एक्रूअराइज्ड इन इंडिया माना जाएगा और आप पे टैक्स। आप बताओ लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए टैक्स, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए, मेनली डीम्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि डीम्ड टू बी एक्रूअराइज्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा और आप पे क्या लगा दिया जाएगा? टैक्स लगा दिया जाएगा। तो इतनी बातें डन है। ये किसके लिए हुई? मेनली नॉन रेजिडेंट के लिए, एनआर के लिए हुई। और आरओआर के लिए कोई बात ही मत करो। ग्लोबल इनकम जो जहां कैसे कहीं से भी कमाई हो, कहीं भी रिसीव हुई हो, मेनली वो इंडिया में क्या हो जाएगी आपके लिए? टैक्सेबल। बचा कौन? RNOR, ठीक है ना। बचा कौन? मेनली RNOR बच गया, ठीक है। RNOR के लिए क्या बातचीत होगी वो भी कंसीडर करेंगे। बस छोटा सा एक डिफरेंस है, एनआर के तरह ही इसकी इनकम भी टैक्सेबल होती है, बट एक छोटा सा डिफरेंस है। अब एक बात छोटी सी समझना, मैंने इंडिविजुअल के लिए आपके लिए रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करी, ठीक है। मैंने काफी सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करी। इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं ये हमने देखा। इंडिविजुअल के बाद जो हमारा बिजनेस आता है वो आता है HUF, ठीक है। इंडिविजुअल के बाद कौन सा बिजनेस आता है? HUF। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। HUF के लिए उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, HUF के लिए उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर पार्शियली या होलली, पार्शियली मतलब कुछ थोड़ा बहुत, होलली मतलब कंप्लीटली, अगर इंडिया में है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डजंट मीन करता इंडिया में, ठीक है ना। ये मत सोचना। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है कि जो बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है, जो बिजनेस के लिए डिसीजन ले रहा है। अब हो सकता है वो करता ले रहा हो सकता है करता के बिहाफ पे कोई और ले रहा हो। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट पार्शियली या होलली इन इंडिया है तो HUF रेजिडेंट हो जाएगी। और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर टोटली आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो क्या हो जाएगी? नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। समझ पा रहे हो? सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात बोली, कोई डेज नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर पार्शियली या होलली, थोड़ा बहुत या पूरा, 5% भी इंडिया में हुआ ना, मान लो उसने 5% डिसीजन भी इंडिया में रह करके लिए ना कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो फिर वो क्या हो जाएगा? HUF रेजिडेंट हो जाएगी। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट 100% आउटसाइड इंडिया है तो फिर वो क्या हो जाएंगी? मेनली नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। डन, कोई दिक्कत है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये मत समझना है कि करता ही होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कोई भी कंट्रोल कर सकता है बिजनेस को। डे टू डे एक्टिविटीज कौन चला रहा है इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। किस बात से फर्क पड़ेगा वो समझना कि अल्टीमेटली बिजनेस के डिसीजंस कौन ले रहा है। वो डिसीजन लेने वाले लोग जो है वो पार्शियली या टोटली इंडिया के अंदर हैं या नहीं है। अगर इंडिया के अंदर हैं तो ऑटोमेटिकली HUF क्या बन जाएगी? रेजिडेंट। पिछले साल में एक भी दिन इंडिया में रह करके एक भी डिसीजन लिया आपने तो आप क्या बन जाओगे? मेनली HUF आपकी पूरी की पूरी क्या बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी। अब रेजिडेंट तो बन गई, लेकिन HUF के लिए भी ये कॉन्सेप्ट आता है कि ROR होगी या फिर RNOR। यहां कर्ता को इन्वॉल्व करेंगे और कर्ता के लिए अगर कर्ता पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे ROR है तो HUF भी क्या हो जाएगी? ROR हो जाएगी। अगर कर्ता पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे RNOR है तो HUF क्या हो जाएगी? मेनली RNOR हो जाएगी। डन। कर्ता NR हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल NR हो सकता है। कर्ता NR हो और HUF जो है वो रेजिडेंट हो, पॉसिबल है? बिल्कुल, क्योंकि कर्ता तो रेजिडेंट कब बनेगा? जब वो मिनिमम 182 या 60 दिन इंडिया में रहे। लेकिन अगर उसने एक दिन रह करके भी बिजनेस का एक डिसीजन भी इंडिया में ले लिया तो HUF तो क्या हो गई? रेजिडेंट हो गई या नहीं हो गई? लेकिन रेजिडेंट तो होगी HUF, लेकिन कौन सी रेजिडेंट होगी इस केस में? RNOR होगी, ठीक है ना। ध्यान रखना कौन सी रेजिडेंट होगी? RNOR। सिंपल सी बात, वापस से HUF के केस में
कंट्रोल और मैनेजमेंट एचयूएफ का, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एचयूएफ का अगर पार्शियली या होलली, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत, होलली मतलब कंप्लीटली अगर इंडिया में है तो एचयूएफ रेजिडेंट हो गई। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टोटली आउटसाइड इंडिया, एक भी दिन इंडिया में एक भी डिसीजन नहीं लिया गया, तो फिर वो एचयूएफ क्या हो गई, नॉन रेजिडेंट हो गई। ठीक है, अब रेजिडेंट होने पे आरओआर है या फिर आरएनओआर है, ये चेक करने के लिए देखो, करता अगर आरओआर तो एचयूएफ भी आरओआर, करता आरएनओआर तो एचयूएफ भी आरएनओआर, बात खत्म, सिंपल बस। ठीक है, सेम चीज आएगी मेनली आपके लिए आगे फर्म्स और कंपनीज के लिए, लेकिन ध्यान रखना आरओआर और आरएनओआर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ तक ही है, इसके बाद आरओआर और आरएनओआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इसके बाद या तो रेजिडेंट या फिर नॉन रेजिडेंट, सिर्फ या तो रेजिडेंट बनोगे या नॉन रेजिडेंट। तो वैसे ही अगर जब फर्म की बात करी जाती है, लोकल अथॉरिटी की या फिर मेनली आपकी एलएलपी की बात की जाती है, तो कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर फुल्ली या पार्शली इंडिया में है तो क्या हो जाओगे, रेजिडेंट। अगर टोटली आउटसाइड इंडिया है तो क्या हो जाओगे, नॉन रेजिडेंट हो जाओगे। तो मेनली रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करना इन केस ऑफ अदर एसएससीज कंपैरेटिवली क्या है, हमारे लिए आसान है। ठीक है ना, मेनली आपको यही चीज ध्यान में रख के चलना है, किसके लिए, एचयूएफ के लिए और फर्म्स के लिए। हमने यहाँ पे बात करी, सिर्फ बच कौन जाता है, कंपनी एक एसएससी बच जाती है, जिसपे भी कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं है, बट फिर भी वो हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली इसकी इनकम वाला पार्ट भी जो है वो हम कवर कर लेंगे। फिर सिर्फ बच जाएगा एक कॉन्सेप्ट, डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। ठीक है ना, डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया बच जाएगा, और जहां से मेनली क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से सारी चीजें आती हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे है। डन, रेजिडेंशियल स्टेटस आसान है।